जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल दी हिस्ट्री बफ पर। आज की क्लास के अंदर हम लोग क्लास 10th की हिस्ट्री का लेसन नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे, जिसका नाम है द राइज ऑफ द नेशनलिज्म इन यूरोप। इस चैप्टर को आगे पढ़ने से पहले सबसे पहले इसकी जो हेडिंग है इसके बारे में समझ लेते हैं कि चैप्टर हमें क्या बताने वाला है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है नेशनलिज्म। इस वर्ड का मतलब होता है फीलिंग ऑफ लव फॉर द कंट्री इज कॉल्ड नेशनलिज्म। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अपने देश से एक प्यार की फीलिंग रखना, भावना रखना ही क्या कहलाता है? नेशनलिज्म कहलाता है। ये देखो, ये जो फीलिंग होती है नेशनलिज्म की, जो फीलिंग होती है ना, ये किसी इंसान के अंदर हमें दिखाई नहीं देती है, ये इनविजिबल होती है। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग इंडिया में रहते हैं और इंडिया के सपोज करो हम लोग इंडिया के अंदर, दिल्ली के अंदर रहते हैं, और हमारे इंडिया के किसी भी एरिया के अंदर, किसी भी स्टेट के अंदर अगर कोई दूसरी कंट्री अटैक करती है या फिर वहां पर कोई भी अगर इंसिडेंट हो जाता है, तो हमें कैसा फील होगा? जाहिर सी बात है, हमें बुरा फील होगा ना। क्यों भाई? हम तो दिल्ली में रहते हैं। अगर कोई इंसिडेंट दूसरे इलाके में, दूसरे स्टेट में घटना घटी है, तो हमें इसलिए बुरा फील होता है क्योंकि वो हमारे इंडिया का पार्ट है। इसी को हम क्या बोलते हैं? नेशनलिज्म। ठीक है, अब देखो, ये जो नेशनलिज्म जो आता है ये यूरोप की अलग अलग कंट्रीज के अंदर आता है। अब देखो, यूरोप एक कॉन्टिनेंट है। इस यूरोप कॉन्टिनेंट के अंदर लगभग लगभग 46 कंट्रीज इसके अंदर आती हैं। तो यूरोप की अलग अलग कंट्रीज के अंदर नेशनलिज्म किस तरीके से आता है और किस तरीके से वहां के लोगों ने अपने 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 देशों को बनाया है। उससे पहले वो सभी देश नहीं थे, वो अलग अलग किंग के अंडर में, मतलब किंग के अंडर में थे वो सभी स्टेट। ठीक है, चलते हैं आगे की तरफ। ये इसी में ही है। हाँ, अब देखो, इस पूरे चैप्टर को समझने के लिए हम लोग इस चैप्टर को 3 पार्ट में बांट कर समझेंगे। पहला वाला पार्ट इसके अंदर क्या बोलता है हमसे कि जब तक यूरोप के अंदर नेशनलिज्म नहीं आया था, तब तक वहां की कंडीशन कैसी थी। तो पहले वाले पार्ट के अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि बिफोर द नेशनलिज्म इन यूरोप, यानी कि यूरोप में नेशनलिज्म आने से पहले वहां पर क्या क्या हो रहा था। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कॉजेस के बारे में, यानी कि कारणों के बारे में, कि ऐसा क्या हुआ था यूरोप के अंदर कि यूरोप के अलग अलग देशों के अंदर वहां पर नेशनलिज्म आता है। तो यहाँ पर कुछ 7-8 कारण लिखे हुए हैं, कॉजेस लिखे हुए हैं, जिसके बारे में हम लोग यहाँ पर एक एक करके समझेंगे। उसके बाद हम तीसरे नंबर पे क्या देखेंगे कि यूरोप के अलग अलग कंट्री के अंदर नेशनलिज्म आने के बाद वहां के देशों ने किस तरीके से अपने अपने कंट्री के अंदर रेवोल्यूशन किया, यानी कि क्रांतियां की। ठीक है, तो इस तरीके से इस पूरे चैप्टर को हम लोग 3 पार्ट में बांट कर पढ़ेंगे। अब एक एक करके मैं इनके बारे में आपको अगली स्लाइड में बताता हुआ जाऊंगा। सबसे पहली बात, इस चैप्टर की शुरुआत होती है एक पेंटिंग से, और उस पेंटिंग को बनाया था किसने? उस पेंटिंग को 1848 में फ्रेडरिक सोरी नाम के एक पर्सन ने बनाया था। और उस पेंटिंग का नाम क्या है? उस पेंटिंग का नाम है ला रिपब्लिक यूनिवर्सल डेमोक्रेटिक एट सोशल। ये उस पेंटिंग का नाम है। उस वाली पेंटिंग के अंदर, वो मैं पेंटिंग आपको दिखा देता हूं, पेंटिंग कहां पर है? ये रही पेंटिंग। इस पेंटिंग के अंदर फ्रेडरिक सोरियो ने हमें 5 चीजों के बारे में बताया है, और ये बताया कि अगर किसी इंसान के अंदर अगर नेशनलिज्म की फीलिंग होती है तो वो किस तरीके से होती है। वो इन 5 चीजों के बारे में बताकर हमें बताया है। सबसे पहली बात, इस वाली पेंटिंग के अंदर आप देखोगे ना, तो यहां पर एक लेडी बनी हुई है, इसको बोलते हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी। ये जो पेंटिंग बनी हुई है, ये जो मूर्ति जो बनी हुई है ना, ये मूर्ति सिंबल है किस चीज का? फ्रीडम का सिंबल है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखोगे तो इस मूर्ति के आगे की तरफ, स्टैचू ऑफ लिबर्टी के आगे की तरफ एक लाइन लगी हुई है, बहुत लंबी चौड़ी सी लाइन लगी हुई है, और इस लाइन के अंदर हर कास्ट, हर रिलीजियन, हर जेंडर के लोग इसमें लगे हुए हैं। जो हमें बताता है किसके बारे में? ये लाइन हमें बताती है कि यूरोप के अंदर क्या है? एक सोशल इक्वलिटी है, सामाजिक एकता है। ये चीज़ हमें, ये भीड़ बताती है हमें। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखोगे तो इस पेंटिंग के, इस मूर्ति के, स्टैचू ऑफ लिबर्टी के साइड में इस तरफ अगर आप देखोगे ना, ये तो पूरा आप नीचे देखोगे, ये किंग्स के टूटे हुए क्राउन पड़े हुए हैं, जो हमें ये दिखाता है, ये बताता है हमें कि यूरोप के लोग अब अपने अपने देशों के अंदर से मोनार्की को खत्म करके वो लोग डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ रहे हैं। ये सिंबल हमें, ये जो टूटे हुए क्राउन है ना, ये चीज हमें ये बताता है। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो ऊपर की तरफ इस पेंटिंग में कुछ हमें एंजल वगैरह, फरिश्ते वगैरह में दिखाए हुए हैं, जो हमें बताता है कि यूरोप के अंदर जो है ना, यूरोप के अंदर सभी लोग क्या है? वो सभी लोग रिलीजियस रूप से यूनाइट है। क्योंकि देखो, ये जो पेंटिंग बनाई गई ना, इस पेंटिंग को फ्रेडरिक सोरी ने जो बनाया था, इस पेंटिंग के अंदर जो पूरे यूरोप को ही दुनिया माना गया है।
उसको नहीं पता था कि यूरोप के अलावा भी एशिया कॉन्टिनेंट है, अमेरिका कॉन्टिनेंट, उसको नहीं पता था। उसने सिर्फ इसी पूरे यूरोप को उसने क्या माना है, एक पूरी दुनिया माना है उसने। तो ऊपर जो फरिश्ते वगैरह जो दिखाए गए हैं ना, ये हमें बताते हैं कि यूरोप के अंदर क्या है, कि यूरोप के जो अंदर जो है लोग है वो क्या है, रिलीजियस रूप से वो क्या है, यूनाइट है। इसके अलावा अगर आप देखोगे, इस स्टेचू ऑफ लिबर्टी से आगे की तरफ दो देश आगे निकल चुके हैं ऑलरेडी, जो कि कौन कौन से, स्विट्जरलैंड और अमेरिका, है ना। ये दोनों देश इस मूर्ति से आगे निकल चुके हैं, और इनके पीछे पीछे कौन है, फ्रांस है, जो हमें ये बता रहा है, ये जो आगे निकल चुके हैं और जो आगे आ रहे हैं, ये हमें बता रहा है कि ये सभी देश धीरे धीरे क्या बनने जा रहे हैं, नेशन स्टेट बनने जा रहे हैं। ठीक है, अब इनके बारे में बताता हूं। यहां पर देखो दो तीन वर्ड आए, नेशन स्टेट, नेशन स्टेट आया, और एक आया ऑटोक्रेटिक, यानी कि तानाशाही, टूटे हुए क्राउन, हमें क्या बताते। तो इन वर्डों के बारे में हम जानते हैं। देखो सबसे पहले अगर बात करूं नेशन स्टेट की, देखो नेशन स्टेट का मतलब होता है कि एक ऐसा देश जिसका अपना कल्चर हो, अपनी लैंग्वेज हो, अपना पहनावा हो, अपना खान पीन हो, उसका लंबी दूरी का व्यापार हो, ट्रेड हो, तो ऐसे किसी भी देश को हम लोग क्या बोलते हैं, नेशन स्टेट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंडिया, हमारी इंडिया का अपना खुद का कल्चर, अपनी पहचान, अपनी लैंग्वेज, अपना इतिहास हमारा है ना। इसी तरीके से यूरोप के अलग अलग देशों का भी अपना इतिहास, अपना कल्चर, अपना सब कुछ है उनका। इसलिए वो देश क्या कहलाते हैं, नेशन स्टेट। लेकिन वो शुरू में नेशन स्टेट नहीं थे। ठीक है, अब चलते हैं आगे की तरफ। ये सारा मैंने आपको बता दिया, मैंने जो आपको मैंने पीछे पेंटिंग में दिखाया ना मैंने, सेम वही चीज यहां पर लिखी हुई है। ठीक है, इसको बताने की अब जरूरत नहीं है। हाँ। चलते हैं यहां से आगे की तरफ से। देखो वो जो पीछे पेंटिंग थी, उस पेंटिंग के अंदर इतना कुछ दिखाया हुआ था हमें, तो हमें बिलीव नहीं होता कि सही में कोई ऐसी कंट्री इस दुनिया में एग्जिस्ट करती होगी। तो जिस चीज के बारे में काफी बड़ा चढ़ाकर बताया गया हो, और रियल में ऐसी कोई कंट्री हो ना, ऐसी कंट्री को या ऐसी चीज को हम क्या बोलते हैं, यूटोपिया। क्या बोलते हैं, यूटोपिया बोलते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं कल्पना दर्श। क्या बोलते हैं, है ना, कल्पना दर्श या फिर यूटोपिया। यूटोपिया का मतलब क्या होता है कि एक ऐसी कंट्री जो इमेजिनेशन में तो होगी, लेकिन रियल में ऐसी कोई भी कंट्री एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, अब चलते हैं आगे की तरफ। आपको मैंने पीछे बताया था ना कि इस पूरे चैप्टर को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर कर पढ़ेंगे। पहला वाला चैप्टर क्या था कि यूरोप में वहां पर नेशनलिज्म आने से पहले कंडीशन क्या थी। तो वहां पर अगर उस चीज को समझना है हमें, तो यहाँ पर एक हेडिंग दी हुई, क्या, सिचुएशन बिफोर द राइज ऑफ द नेशनलिज्म इन यूरोप, यानी कि वहां पर पहले कंडीशन क्या थी यूरोप में जब तक नेशनलिज्म नहीं आया था। तो कंडीशन की बात करूं तो वहां पर क्या था कि वहां के लोगों के अंदर एक फीलिंग नहीं थी नेशनलिज्म की, राष्ट्रवाद की भावना नहीं थी यूरोप के किसी भी कंट्री के अंदर जब तक वहां पर नेशनलिज्म नहीं आया था। ठीक है, दूसरी बात अगर मैं बात बताऊं, तो यूरोप की कोई भी कंट्री नेशन स्टेट नहीं बनी हुई थी, यानी कि राष्ट्र राज्य नहीं बनी हुई थी। इसको बोलते हैं हिंदी में राष्ट्र राज्य, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नेशन स्टेट। तो यूरोप की कोई भी कंट्री नेशनलिज्म आने से पहले नेशन स्टेट या फिर राष्ट्र राज्य नहीं बनी हुई थी। ये पहले की कंडीशन है। इसके अलावा आगे देखता हूं, तीसरी बात, जब तक यूरोप के अंदर नेशनलिज्म नहीं आया था, तब तक यूरोप की सभी कंट्रीज अलग अलग एम्पायर में बटी हुई थी, अलग अलग एम्पायर में बटी हुई थी, रियासतों में बटी हुई थी, और अलग अलग रीजन में बटी हुई थी यूरोप की अलग अलग कंट्रियां, जब तक वहां पर नेशनलिज्म नहीं आया था। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें आगे, तो देखो वहां पर क्या था कि जब तक यूरोप के अंदर नेशनलिज्म नहीं आया था, तब तक वहां पर यह था कि जो वहां पर जो फार्मर क्लास जो थी, वहां के जो किसान मजदूर जो थे ना, उनकी हालत, उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा बेकार थी, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जा रहा था, उनका बहुत ज़्यादा शोषण किया जा रहा था। किसके द्वारा, अपर क्लास के लोगों के द्वारा। ये पहले की कंडीशन है। ठीक है, इसके अलावा लास्ट पॉइंट यहां पर क्या बताया हुआ है, अब जितनी भी कंट्रीज थी यूरोप के अंदर, वहां पर नेशनलिज्म आने से पहले उन लोगों की अपनी कोई कलेक्टिव आइडेंटिफिकेशन नहीं थी, यानी कि उनकी एक कोई सामूहिक पहचान नहीं थी कि वो किस देश के नाम से जाने जाएं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम लोग जो जाने जाते हैं, हम लोग किस नाम से जाने जाते हैं, इंडियंस। तो हमारी पहचान है, ये हमारी पहचान है। लेकिन यूरोप के देश के अंदर पहले क्या था कि जब तक वहां पर नेशनलिज्म नहीं आया था, तब तक उन लोगों के अंदर, उन लोगों की कलेक्टिव आइडेंटिफिकेशन नहीं थी, सामूहिक पहचान नहीं थी उनके अंदर, न कोई उनके अंदर कोई ऐसी कोई भावना थी कि भाई वो एक देश बनाएंगे। ये चीज बाद में आती है। तो ये क्या है, ये आपका पहले की कंडीशन है।
ये पहला पॉइंट हो गया। इसके बाद यहां पर देखो, अगर हम यूरोप में नेशनलिज्म आने से पहले वहां की सोसाइटी को अगर हम लोग देखें तो यूरोप की सोसाइटी में दो तरीके के लोग हमें देखने को मिलेंगे। पहले हमें कौन देखने को मिलेंगे? एलिट क्लास, इसको बोलते हैं हम लोग हिंदी में बोलते हैं इसको हम लोग उच्च वर्ग, उच्च वर्ग या फिर कुलीन वर्ग। ठीक है, तो पहली क्लास एलिट क्लास की थी और दूसरी वहां पर कौन सी क्लास थी? पीजेंट क्लास, यानी कि किसान वर्ग। तो यूरोप में नेशनलिज्म आने से पहले वहां पर पहले दो अलग अलग क्लास में पूरा का पूरा यूरोप बटा हुआ था। अब एक एक करके पहले इनके बारे में पढ़ लेते हैं। पहले हम लोग पढ़ेंगे एलिट क्लास के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे पीजेंट क्लास के बारे में। पहली बात, अगर मैं बात करूं एलिट क्लास के लोगों की बात करूं तो एलिट क्लास के जो लोग थे ना, वो लोग पॉपुलेशन में, संख्या में, नंबर्स में कम थे। पूरे के पूरे यूरोप में इनकी आबादी, इनकी पॉपुलेशन बहुत कम थी। लेकिन अगर प्रॉपर्टी की बात की जाए, जमीनों की बात की जाए, तो इनके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी, जमीन इनके पास तो बहुत ज्यादा थी। पहली बात ये हो गई। दूसरी बात पता क्या था? कि ये जो एलिट क्लास के जो लोग होते थे, एलिट क्लास के लोगों का जो रिलेशन होता था वो अपने इलाके से बाहर के एलिट क्लास के लोगों से उनका रिलेशन होता था। इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं तो जो एक इलाके का एलिट क्लास जो है ना, वो दूसरे इलाके के एलिट क्लास से शादी वगैरह कर सकते थे, लेकिन ये पीजेंट क्लास के लोगों को ये अलाउ नहीं था। ठीक है, तो ये वहां की दूसरी बात हो गई। तीसरी बात क्या है? ये आपको मैंने भी बताया मैंने कि जो एलिट क्लास के जो लोग होते थे ना, वो लोग क्या करते थे, वो लोग अपने इलाके से बाहर जाकर भी शादी वगैरह कर सकते थे और अपने इलाके से बाहर आना जाना उनका लगा रहता था, लेकिन ये इनको अलाउ नहीं था। ठीक है, आगे। ये बहुत सारी जमीनों के मालिक होते थे, ये आपको मैंने पीछे बताया था मैंने अभी। इसके अलावा क्या है, इनके पास में प्रिविलेजेस थे इनके पास में, यानी कि इनके पास में क्या था? विशेष अधिकार। अब इसका मतलब क्या होता है? देखो, प्रिविलेजेस का मतलब, विशेष अधिकार का मतलब होता है कुछ ऐसे अधिकार जो आम लोगों के पास में नहीं होते हैं। तो कुछ ऐसे अधिकार, कुछ ऐसे राइट्स इन लोगों के पास में थे। फॉर एग्जाम्पल, ये लोग टैक्स पे नहीं करते थे। ये लोग टैक्स का सारा बर्डन, सारा का सारा बोझ किसके ऊपर आता था? पीजेंट क्लास के ऊपर आता था। तो ये इनको क्या था? ये इनको एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस इनको मिले हुए थे, विशेष अधिकार इनको मिले हुए थे। ये एलिट क्लास के लोगों की बात हो गई। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं पीजेंट क्लास के लोगों की, अगर मैं बात करूं तो पीजेंट क्लास के लोग, ये लोग पॉपुलेशन में, संख्या में बहुत ज्यादा थे, पहली बात। दूसरी बात क्या, कि जो पीजेंट क्लास के जो लोग थे ना, ये लोग, इन लोगों को बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता था। ये शोषित वर्ग से, ये शोषित वर्ग हुआ करते थे, यानी कि ऐसे ऐसा वर्ग, ऐसा क्लास था ये, जिनको अपर क्लास के लोगों के द्वारा इनको बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट किया जा रहा था। ये ऐसी क्लास थी। तीसरी बात अगर मैं आपको बताऊं, देखो यूरोप में ऐसा था कि यूरोप में, ये इधर एक यूरोप का मैप लगा हुआ है, देखो ये यूरोप का मैप है। अगर मैं इस यूरोप के मैप के यूरोप के मैप के थ्रू अगर मैं आपको समझाऊं तो क्या था कि इसको बोलते हैं हम लोग वेस्टर्न यूरोप, इसको बोलते हैं मिडल यूरोप, इसको बोलते हैं ईस्टर्न यूरोप। तो यहाँ के जो किसान थे ना, वेस्टर्न यूरोप के जो किसान थे, इन लोगों के पास में या तो अपनी छोटी मोटी जमीनें होती थी, है ना, या फिर ये लोग दूसरों के खेतों पर काम वगैरह भी कर लेते थे। जबकि अगर मैं बात करूं किसकी, मिडल यूरोप की बात करूं और मैं इसकी ईस्टर्न यूरोप की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ के किसानों के पास में अपनी खुद की लैंड भी नहीं होती थी। ये लोग बहुत बुरी कंडीशन में अपर क्लास के लोगों के खेतों में काम वगैरह किया करते थे। इनकी कंडीशन बहुत ज्यादा बुरी थी। इसीलिए अगर आप देखोगे ना, सबसे पहले कब, 18वीं सेंचुरी में यहां पर रेवोल्यूशन होता है। कहां पर? इस जगह पर, वेस्टर्न यूरोप के अंदर। और मैं आपको बताऊं, आपका ये फ्रांस वगैरह आपका वेस्टर्न यूरोप की तरफ में ही है। तो इसीलिए सबसे पहले देखो, यहाँ के किसानों की हालत इधर वालों से काफी बेटर थी। इसीलिए यहाँ के किसान क्या करते हैं कि प्रोडक्शन वगैरह करते हैं, उसको सेल वगैरह करते हैं, उनके पास पैसा वगैरह आता है, फिर वो लोग एजुकेशन वगैरह में पैसा वगैरह लगाते हैं। इसीलिए यहाँ के लोग पढ़े लिखे थे थोड़े बहुत। इसीलिए यहाँ पर सबसे पहले क्या आता है? रेवोल्यूशन। यहाँ पर सबसे पहले रेवोल्यूशन होता है, क्रांति होती है यहाँ पर, डेमोक्रेसी सबसे पहले यहाँ पर आती है। और यहाँ पर इन दोनों जगहों पर कब आती है? यहाँ पर आती है आपकी 19वीं सेंचुरी में जाकर। यहाँ पर 19वीं सेंचुरी में जाकर क्या आता है? यहाँ पर क्रांति होती है यहाँ पर, और यहाँ पर डेमोक्रेसी बाद में आती है। ठीक है, अच्छा आगे बता दिया। ये आपको मैंने पूरा बता ही दिया। मैंने इस जो मैप आपको, जो मैंने मैप दिखाया था ना मैंने,
इस मैप के थ्रू मैंने आपको ये वाला पॉइंट भी बता दिया मैंने कि जो क्या था कि मिडल और ईस्टर्न जो यूरोप था, यानी कि मध्य और पूर्वी जो यूरोप था, यहाँ पर कहते हैं कि यहाँ पर सामंतवादी प्रथा थी, यहाँ पर फीडल सिस्टम यहाँ पर चलता था। यहाँ के किसानों की हालत बहुत ज़्यादा बेकार थी, आपको बता चुका हूँ मैं। ठीक है, चलता हूँ आगे की तरफ। हाँ, अब देखो जैसे कि आपको मैंने पीछे बताया था ना कि जो वेस्टर्न यूरोप के जो किसान जो होते थे उनकी कंडीशन ईस्टर्न वाले किसानों से काफ़ी बेटर थी। तो इसीलिए सबसे पहले रेवोल्यूशन वगैरह कहाँ होता है? वेस्टर्न यूरोप में होता है, पश्चिमी यूरोप में होता है। और पश्चिमी यूरोप के अंदर क्या होता है कि वहाँ पर एक नया क्लास उभर कर आता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? मिडिल क्लास। क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं मिडिल क्लास। ये मिडिल क्लास सबसे पहले वेस्टर्न यूरोप के अंदर आता है, फिर बाद में जाकर कहाँ पर आता है? ये आपका ईस्टर्न यूरोप की तरफ आता है। और इसी मिडिल क्लास ने यूरोप के अलग अलग देशों के अंदर इसने जो भी क्रांतियाँ, जो भी रेवोल्यूशन हुआ है ना, उसमें इस क्लास का बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है। पहली बात अगर मैं आपको बताऊं कि मिडिल क्लास लोग होते कौन है और इनका इमरजेंस कब हुआ था, तो इनका इमरजेंस कब हुआ था? 18th सेंचुरी में। 18th सेंचुरी में जाकर मिडिल क्लास का इमर्ज होता है, सबसे पहले वेस्टर्न यूरोप के अंदर होता है। और ये मिडिल क्लास के लोगों में कौन कौन लोग इसके अंदर आते हैं? जैसे कि इसके अंदर आते हैं डॉक्टर, टीचर, वकील, ये सभी लोग इस मिडिल क्लास कैटेगरी के अंदर ये लोग आते हैं, सभी लोग आते हैं इसके अंदर। और मैं आपको बताऊं, देखो इनकी डिमांड क्या थी? इनकी मांग ये थी कि बाजार को फ्री कर दिया जाए, मार्केट को फ्री छोड़ दिया जाए, मार्केट के ऊपर राजा का या किसी भी अधिकारी का कंट्रोल नहीं होना चाहिए। तो ये लोग फ्री मार्केट चाहते थे, ये लोग जिसके ऊपर किसी का कंट्रोल ना हो, ऐसी ये लोग मार्केट चाहते थे। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, ये मिडिल क्लास के लोग, जो एलिट क्लास के जो लोग होते थे ना, उनके प्रिविलेजेस को एबोलिश करना चाहते थे, उनको खत्म करना चाहते थे, ये मिडिल क्लास के जो लोग होते थे। इसके अलावा ये लोग चाहते थे कि सभी लोग कानून के सामने क्या हो? बराबर हो। ये मिडिल क्लास के लोग चाहते थे, चाहे एलिट क्लास का पर्सन हो या पीजेंट क्लास का पर्सन हो, अगर किसी ने कोई क्राइम किया है, किसी ने कोई अगर जुर्म किया है, तो कानून के सामने, लॉ के सामने सभी लोग क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। ये इन लोगों की डिमांड थी। ठीक है, इसके अलावा यूरोप में जो नेशनलिज्म जो आता है वो पहला कारण था, यहां से हमारा दूसरा कारण चलता है हमारा। ठीक है, दूसरे वाले कारण के अंदर आपको ये बताया हुआ है कि आपने क्लास 9 के अंदर पढ़ा होगा फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में, है ना? तो फ्रांस में जब रेवोल्यूशन हो गया था, तो फ्रांस में रेवोल्यूशन होने के बाद वहां के जो जितने भी क्रांतिकारी लोग थे, जितने भी वहां के रेवोल्यूशनरीज जो थे, उन लोगों ने वहां के फ्रांस के लोगों को में एक कलेक्टिव आइडेंटिफिकेशन बनाने के लिए, सामूहिक पहचान बनाने के लिए उन लोगों ने क्या क्या स्टेप्स लिए थे, कौन कौन से कदम उठाए थे, है ना? तो ये हमारा यूरोप में नेशनलिज्म आने का दूसरा कारण हो जाएगा। अब देखो इन लोगों ने कौन कौन से कदम उठाए थे, कौन कौन से इन्होंने काम किए थे। सबसे पहली बात, इन लोगों ने एक नारा दिया था, एक स्लोगन दिया था, ला पेत्रे का। किसका? ला पेत्रे का, यानी कि पिता की भूमि। इन्होंने, फ्रांस के क्रांतिकारियों ने, फ्रांस के रेवोल्यूशनरीज ने अपनी जमीन को, अपने पूरे फ्रांस को इन्होंने क्या बोला? पिता की भूमि, ला पेत्रे। जैसे हम लोग बोलते हैं ना भारत माता, तो माता कहने से क्या हो गया भाई? माता कहने से ये होगी वो हमारी क्या है कि हमारी मदरलैंड है। ऐसे फ्रांस के लोगों ने क्या करा? फ्रांस के क्रांतिकारी लोगों ने फ्रांस के लोगों में कलेक्टिव आइडेंटिफिकेशन बनाने के लिए, सामूहिक पहचान बनाने के लिए उन लोगों ने ला पेत्रे का नारा दिया, पहली बात। दूसरी बात, पूरे के पूरे फ्रांस के लिए एक जैसा झंडा बना दिया गया। पहले क्या था कि हर इलाके का अलग अलग झंडा होता था, क्योंकि वहां पर किंग का रूल था, मोनार्की थी वहां पर। और हर एरिया के अंदर क्या था कि हर एरिया के अंदर छोटे मोटे राजा भी रूल कर रहे थे, तो हर एरिया का अपना अपना फ्लैग होता था। लेकिन क्या हुआ बाद में कि वहां के क्रांतिकारी लोगों ने क्या करा कि वहां पर एक पूरा का पूरा एक फ्लैग बना दिया पूरे फ्रांस के लिए। इसके अलावा क्या कि वहां पर जो वो एक कमेटी हुआ करती थी, एक संगठन हुआ करता था, उसका नाम क्या था? स्टेट जनरल। तो स्टेट जनरल का नाम बदलकर उन लोगों ने क्या कर दिया था? उसका नाम कर दिया था उन्होंने नेशनल असेंबली। और इस असेंबली का इलेक्शन वहां पर एक्टिव सिटीजन के द्वारा करवाया जाने लगा था, सक्रिय नागरिकों के द्वारा वहां पर इलेक्शन करवाया जाने लगा था फ्रांस के अंदर। इसके बाद क्या है कि जो फ्रांस के जितने भी क्रांतिकारी लोग थे, जितने भी वहां पर रेवोल्यूशनरी जो थे ना, उन लोगों ने फ्रांस के अंदर जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो भी सामान का हो रहा था, उस पे लगने वाले टैक्स को उन लोगों ने क्या कर दिया? एबोलिश कर दिया, खत्म कर दिया। यानी कि एग्जाम्पल के लिए क्या कि एक ही फ्रांस के अंदर, एक ही फ्रांस के अंदर अगर किसी इंसान को इस इलाके से इस इलाके में जाना होता था, या फिर इस इलाके से इस इलाके में जाना होता था, तो हर इंसान को टैक्स पे करना होता था। या फिर यहाँ का सामान कोई यहाँ जा रहा है, यहाँ का सामान कोई यहाँ आ रहा है, तो एक ही इलाके का सामान अगर एक इलाके से दूसरे इलाके में आ जा रहा है,
तो हर इलाके के लिए टैक्स पे करना पड़ता था। लेकिन क्या करा कि इन लोगों ने, फ्रांस के जितने भी क्रांतिकारी लोग थे, उन लोगों ने इस प्रकार के टैक्स को क्या कर दिया, खत्म कर दिया। ठीक है। इसके अलावा क्या था कि पहले पूरे के पूरे फ्रांस के अंदर एक इलाके से दूसरे इलाके में वहां पर मेजरमेंट सिस्टम भी अलग अलग था। कहीं पर 1 किलो का मतलब 800 ग्राम है, तो कहीं पर 1 किलो का मतलब 1000 ग्राम है, कहीं पर 1 किलो का मतलब 900 ग्राम है ना। तो पहले पूरे के पूरे यूरोप के अंदर या फ्रांस के अंदर भी अगर हम देखें तो सभी जगह पर मेजरमेंट सिस्टम भी अलग अलग था। लेकिन बाद में क्या होता है कि बाद में वहां पर जब फ्रांस में क्रांति हो गई थी, तो क्रांति हो जाने के बाद, रेवोल्यूशन हो जाने के बाद, वहां के रेवोल्यूशनरीज ने, वहां के क्रांतिकारी लोगों ने क्या करा कि सभी जो नाप तोल की जो व्यवस्था थी ना, जो मेजरमेंट सिस्टम जो था, उसको उन्होंने क्या कर दिया, बराबर कर दिया, इक्वल कर दिया। ठीक है। इसके अलावा क्या और, अब जो भाषा, जो लैंग्वेज फ्रांस की कैपिटल पेरिस के अंदर बोली जाती थी, उस लैंग्वेज को, उस भाषा को पूरे के पूरे फ्रांस पर अप्लाई कर दिया गया, लागू कर दिया गया। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अब फ्रांस में जो भाषा बोली जाएगी ना, फ्रांस में जो अलग अलग इलाके में, मतलब पेरिस में जो भाषा बोली जाती थी, उस वाली भाषा को पूरे के पूरे फ्रांस में लागू कर दिया गया। भाई अब पूरे फ्रांस में इस प्रकार की भाषा बोली जाएगी। ठीक है ना। तो इस तरीके से फ्रांस के क्रांतिकारी लोगों ने, वहां के रेवोल्यूशनरीज ने क्या करा कि वहां के फ्रांस के लोगों में कलेक्टिव आइडेंटिफिकेशन बनाई थी। ठीक है। ये दूसरा कारण हो गया। अगला देखो, अगला यहां पर बताया हुआ है क्या, नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में बताया हुआ है। और नेपोलियन बोनापार्ट ने वॉर के जरिए, युद्ध के जरिए, लड़ाई के जरिए उसने क्या करा कि उसने फ्रांस के आइडिया को यूरोप के अलग अलग देशों में पहुंचाया था। उसने कैसे लड़ाई करी, उसका इमरजेंस कैसे हुआ, पहले उसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। सबसे पहली बात देखो, 1785 में नेपोलियन बोनापार्ट ने आर्मी को ज्वाइन किया था, और 1790 में नेपोलियन फ्रांस के अंदर क्या होता है कि तोप खाने का लेफ्टिनेंट बनता है, वो आर्टिलरी का हेड बनता है, लेफ्टिनेंट बनता है वो। ठीक है। उसके बाद 1979 में क्या करता है कि पूरी की पूरी आर्मी को, फ्रांस की पूरी आर्मी को अपने कंट्रोल में ले लेता है नेपोलियन। ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो 1799 में नेपोलियन अपने आप को, मतलब नेपोलियन जो होता है, नेपोलियन क्या करता है कि वहां पर फ्रांस में ना डायरेक्टरी रूल था, यानी कि 5 लोग मिलकर पूरे के पूरे फ्रांस को चलाते थे, और उन 5 में एक नेपोलियन भी था। लेकिन बाद में क्या होता है कि 1799 में नेपोलियन पूरी की पूरी डायरेक्टरी को एबोलिश कर देता है, खत्म कर देता है ना, और खुद वहां का किंग बन जाता है। कब बनता है वो, 1804 के अंदर। 1804 के अंदर नेपोलियन फ्रांस का डिक्टेटर बन जाता है, तानाशाह बन जाता है। और तानाशाह बनने के बाद वो क्या करता है, वो सिविल कोड जारी करता है। क्या जारी करता है, सिविल कोड। इसको हिंदी में बोलते हैं नागरिक संहिता। इसकी वजह से भी क्या होता है कि इसकी वजह से भी यूरोप के अलग अलग देशों के अंदर क्या आता है, नेशनलिज्म आता है। ये वाला कारण हो गया। आगे देखो, अब देखो यहां से आपके पेपर में क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो नेपोलियन का सिविल कोड ऑफ 1804 आपसे पूछ लेता है कि नेपोलियन की नागरिक संहिता क्या थी, उसमें उसने क्या क्या काम किए थे, है ना। तो देखो, अगर बात करें किसकी, नेपोलियन की सिविल कोड की बात करें, तो इसके अंदर अगर देखा जाए तो उसने कौन कौन से काम किए थे। सबसे पहला काम नेपोलियन ने क्या किया था, नेपोलियन ने सबसे पहले काम यह किया था कि जो पहले लोगों को जन्म के आधार पर, बर्थ के बेस पर जो लोगों को प्रिविलेजेस जो मिले हुए थे ना, बर्थ के बेस पर जो लोगों को प्रिविलेजेस यानी कि विशेष अधिकार मिले हुए थे, इस प्रकार के अधिकारों को नेपोलियन ने खत्म कर दिया। अच्छा काम किया उसने, पहली बात। ठीक है। दूसरी बात क्या है कि नेपोलियन ने ये बोला कि भाई अब पूरे के पूरे फ्रांस के अंदर कोई भी इंसान हो, चाहे वो एलिट क्लास का हो, फार्मर हो, लेबर हो, कोई भी हो, अगर किसी ने कोई क्राइम किया है तो कानून के सामने सभी लोग क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी कि ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ, कानून के सामने सभी लोग क्या होंगे, बराबर होंगे। दूसरी बात उसने ये करा इस सिविल कोड ऑफ 1804 के अंदर। तीसरी बात क्या है कि देखो, नेपोलियन ने क्या कर दिया कि नेपोलियन ने प्राइवेट प्रॉपर्टी खरीदने का अधिकार गरीब लोगों को, लोअर क्लास के लोगों को भी दे दिया, जो कि पहले नहीं था। पहले सिर्फ अपर क्लास के लोग ही, एलिट क्लास के लोग ही प्रॉपर्टी को, अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी को खरीद सकते थे। लेकिन बाद में इसने क्या करा कि इसने ये करा कि अब सभी लोग, चाहे वो एलिट क्लास हो, पीजेंट क्लास हो, लेबर क्लास हो, कोई भी क्लास हो, अब सभी लोग अपनी अपनी
प्राइवेट प्रॉपर्टी यानी कि निजी संपत्ति खरीद सकते थे। ये नेपोलियन ने 1804 में किया था। इसको हम बोलते हैं नेपोलियन का सिविल कोड। आगे देखते हैं इसके अंदर। इसके अलावा नेपोलियन ने क्या करा था, नेपोलियन ने वहां पर फ्यूडल सिस्टम को खत्म कर दिया था, यानी कि सामंतवादी व्यवस्था को खत्म कर दिया था। अब ये सामंतवादी व्यवस्था क्या होती है, फ्यूडल सिस्टम क्या होता है? देखो फ्यूडल सिस्टम के अंदर ये होता है कि सबसे ऊपर एक किंग होता है, सबसे ऊपर एक किंग होता है, और इस किंग के अंडर में बहुत बड़ा एरिया होता है। तो इतने बड़े एरिया को अकेला कोई किंग तो चला नहीं पाएगा, तो किंग क्या करता है, किंग अपने अंडर कुछ ऑफिसर्स को अपॉइंट कर देता है वो एरिया चलाने के लिए। यानी कि अपने पूरे एरिया को किंग क्या करता है, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देता है, और डिवाइड करने के बाद वो एरिया अलग अलग लोगों को दे देता है चलाने के लिए अपने बिहाफ पर। उससे फायदा ये होता है, किंग को फायदा ये होता है कि किंग उस एरिया से, उस जमीन से जो भी टैक्स आता है ना, उस टैक्स का कुछ परसेंट तो ये जो इसके अंडर में जो काम करते हैं ना ऑफिसर्स, वो रख लेते हैं। बाकी सारा टैक्स किसके पास में आता है, किंग के पास में आता है। और इस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, फ्यूडल सिस्टम। देखो इसमें पता कमी क्या थी, इसमें कमी ये थी कि राजा ने अपनी जमीन इनको तो दे दी, और इनसे बोल दिया कि भाई मुझे इतना टैक्स चाहिए। इनके लिए तो टैक्स फिक्स कर दिया कि भाई मुझे इतना इतना टैक्स चाहिए तुम लोगों से, लेकिन ये लोग किसानों के ऊपर भर भर के टैक्स लगा रहे थे, बहुत ज़्यादा टैक्स लगा रहे थे, जिसकी वजह से किसानों की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। इसीलिए जब नेपोलियन वहाँ का डिक्टेटर बनता है फ्रांस का 1804 के अंदर, तो वो जब नागरिक संहिता लागू करता है ना, जब वो सिविल कोड लागू करता है, तो उसने यहाँ पर सामंतवादी व्यवस्था को खत्म कर दिया था। ठीक है, अगली बात क्या है, देखो नेपोलियन ने 1804 सिविल कोड के अंदर उसने वहाँ पर सर्फडम और जागीरदारी टैक्स, यानी कि दास्ता और जागीरदारी टैक्स को भी उसने खत्म कर दिया था। दास्ता और जागीरदारी टैक्स का मतलब होता है कि लोग गुलाम रखने के लिए भी लोगों को टैक्स पे करना पड़ता था। तो इस प्रकार के टैक्स को उसने क्या कर दिया था, एबोलिश कर दिया था, खत्म कर दिया था नेपोलियन ने। इसके अलावा 1804 के अंदर नेपोलियन ने क्या करा कि शहरों के अंदर जो कारीगरों की, लेबर्स की जो गिल्ड बनी हुई होती थी ना, लेबर्स की जो ग्रुप जो बने हुए होते थे, उसके ऊपर से राजा का या फिर क्या बोलते हैं, रूलर का कंट्रोल हटा दिया था उसने उसके ऊपर से। ठीक है, ये वाली बात हो गई। इसके अलावा क्या है कि नेपोलियन ने अपने इस वाले सिविल कोड के अंदर पूरे के पूरे फ्रांस के अंदर क्या करा, उसने वहां पर कम्युनिकेशन सिस्टम एंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इसके अंदर उसने सुधार किया था, रिफॉर्म किया था। किसके अंदर, संचार और परिवहन के अंदर। संचार और परिवहन के अंदर नेपोलियन ने सुधार किया था 1804 के अंदर, है ना। तो देखो ये भी क्या है, ये भी कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो ये भी कहीं ना कहीं यूरोप में नेशनलिज्म आने का एक कारण ही है। ठीक है, आगे देखो क्या होता है कि आगे बाद में ना क्या होता है कि बाद में नेपोलियन का वहां के लोग अपोज भी करते हैं। फ्रांस और फ्रांस के आसपास के जो देश के जो लोग थे ना, जहां जहां पर नेपोलियन का रूल था, उन देशों के सभी लोग बाद में फ्रांस को और उसको नेपोलियन को अपोज भी करते हैं। भले ही उसने 1804 के अंदर अच्छे अच्छे काम किए हो, लेकिन बाद में उसका लोग विरोध भी करते हैं, उसको अपोज भी करते हैं। भाई ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि देखो क्या होता था कि नेपोलियन की आर्मी जिस भी कंट्री में जाती थी, उस कंट्री के पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल राइट खत्म हो जाते थे। कैसे खत्म होंगे भाई? अब जाहिर सी बात है, अगर आपने मुझे अपने एरिया के अंदर इनवाइट करा है अपनी हेल्प करने के लिए, तो अगर मैं आपके एरिया में आऊंगा तो जाहिर सी बात है आप मुझसे कमजोर हैं, तभी तो आप मुझे बुला रहे हैं। या अगर मैं आपके इलाके में आ रहा हूं, अगर मैं आपको डिफीट कर रहा हूं, हरा रहा हूं, जाहिर सी बात तभी मैं आपसे क्या हूं, पावरफुल हूं मैं। तो नेपोलियन की आर्मी जिस भी कंट्री में जाती थी, वहां के पॉलिटिकल राइट, वहां के इकोनॉमिक राइट, सारे अधिकार खत्म हो जाते थे। इसीलिए जिस भी देश में नेपोलियन की आर्मी जाती थी, वहां की जनता नेपोलियन के खिलाफ हो जाती थी। तो ये पहला कारण था नेपोलियन को अपोज करने का, पहली बात। दूसरी बात क्या, देखो नेपोलियन ने अपने एरिया को, अपने एम्पायर को बहुत दूर तक फैला लिया था नेपोलियन ने। अब इतने बड़े एरिया को बनाने के लिए जाहिर सी बात है उसने वॉर वगैरह तो किए होंगे। अगर वॉर करेगा तो वॉर में नुकसान भी होगा, और वॉर में वेपन वगैरह खरीदने के लिए, हथियार खरीदने के लिए उसको पैसे की नीड भी होगी। और पैसा आए कहाँ से? तो नेपोलियन ने उस पैसे को लेने के लिए लोगों में क्या कर दिया, उसको टैक्स बढ़ा दिया। नेपोलियन टैक्स भी बढ़ा दिया था, जिसकी वजह से फ्रांस की जनता और जहां जहां पर नेपोलियन का रूल था, वहां के लोग नेपोलियन के अगेंस्ट हो गए थे। ये वाली बात थी। तीसरी बात क्या थी, देखो नेपोलियन ने मीडिया के ऊपर, समाचार पत्रों के ऊपर, इन सभी के ऊपर उसने सेंसरशिप लगा दी थी। सेंसरशिप का मतलब होता है प्रतिबंध लगा दिया था। इस वजह से भी
यूरोप के अलग अलग देशों में जहां पर नेपोलियन का रूल था उन्होंने उसको अपोज किया था। उसके अलावा देखो नेपोलियन की आर्मी बहुत बड़ी थी। अब इतनी बड़ी आर्मी करने के लिए उसने फोर्सफुली, जबरदस्ती उसने अपनी सेना के अंदर, अपनी आर्मी के अंदर लोगों को भर्ती किया था। उसने कंपलसरी कर दिया था कि भाई हर घर से 1 या 2 लोग आर्मी के अंदर आएंगे ही आएंगे। भाई मेरा मन नहीं है आर्मी के अंदर आने का, तो अगर आप मुझे जबरदस्ती लोगे तो जाहिर सी बात है भाई, तो मैं उस सिस्टम के खिलाफ जाऊंगा ना। तो वही चीज यहां पर थी। तो नेपोलियन फोर्सफुली क्या करता था, नेपोलियन फोर्सफुली लोगों को आर्मी में भर्ती कर रहा था, जिसकी वजह से कई सारे इलाकों के लोग, कई सारे एरिया के जो लोग थे ना, वो उसके अगेंस्ट में धीरे धीरे हो गए थे। उसके बाद अगर बात करें, देखो नेपोलियन ने अपने एरिया के अंदर फीमेल को राइट नहीं दिए थे, महिलाओं को अधिकार नहीं दिए थे किसी भी प्रकार के। इस वजह से भी यूरोप के लोग, खासकर कौन से इलाके के लोग, उस इलाके के लोग जहां पर नेपोलियन का रूल था, वो धीरे धीरे नेपोलियन के अगेंस्ट हो गए थे। ठीक है, तो ये इतनी बात हो गई। ये भी क्या है, देखो अगर देखो ये भी कहीं ना कहीं क्या है, यूरोप में नेशनलिज्म आने का कारण है। कारण कैसे, देखो कारण ऐसे है कि देखो यूरोप में क्या था कि आपको मैंने बताया कि नेपोलियन का रूल बहुत दूर दूर तक फैला हुआ था। तो उसका रूल दूर दूर तक फैले होने की वजह से शुरू में उसने अच्छे काम करे, फिर बाद में क्या हुआ कि लोगों ने उसको अपोज करना शुरू कर दिया। तो उसका वो सिस्टम जिन जिन देशों में फैला हुआ था, वहां के लोग धीरे धीरे क्या होने लगे, मतलब उन लोगों के अंदर एक कलेक्टिव आइडेंटिफिकेशन आने लगी, वो लोग धीरे धीरे यूनाइट होने लगे। ठीक है ना। तो इसकी वजह से भी क्या होता है कि यूरोप के अलग अलग देशों में क्या आता है कि नेशनलिज्म आता है। इसके बाद अगर अगले कारण की बात करें, तो अगला कारण हमारा क्या है, ट्रीटी ऑफ वियना। ट्रीटी ऑफ वियना यानी कि वियना की संधि। तो वियना की संधि क्या है, इसमें क्या हुआ था, ये मैं आपको अब बताऊंगा। पहली बात देखो क्या होता है, 1815 के अंदर, 1850 के अंदर क्या होता है कि बेल्जियम की कैपिटल है ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स से 13 किलोमीटर दूर एक एरिया पड़ता है, उसका नाम है वाटरलू। क्या नाम है उसका नाम, उसका नाम है वाटरलू। इस वाटरलू नाम की जगह के अंदर क्या होता है कि कुछ देशों के कंजर्वेटिव लोग मिलकर क्या करते हैं कि नेपोलियन को हरा देते हैं। कौन कौन से देशों के कंजर्वेटिव लोग मिलते हैं, तो वो मिलते हैं ब्रिटेन, रसिया, प्रूसिया और ऑस्ट्रिया। इन 4 देशों के कंजर्वेटिव लोग, उनकी आर्मी मिलकर क्या करती है, नेपोलियन को वाटरलू नाम की जगह पर हरा देती है 1815 के अंदर। और हराने के बाद क्या होता है, हराने के बाद ये होता है वो सभी कंट्रीज एक मीटिंग रखती है, एक ट्रीटी करती हैं। और ट्रीटी कहाँ करती हैं, ये करती हैं ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना के अंदर करती हैं। वो ट्रीटी जो होती है, संधि जो होती है, इसीलिए उस ट्रीटी को क्या कहा गया, उसको कहा गया ट्रीटी ऑफ वियना कहा गया था। अब ट्रीटी ऑफ वियना में क्या क्या हुआ था, और ट्रीटी ऑफ वियना की वजह से भी यूरोप के अलग अलग देशों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग आई थी। कैसे आई थी, उसमें क्या क्या हुआ था, अब इधर देखो। पहली बात देखो, ये हुआ था कि फ्रांस के अंदर नेपोलियन के हारने के बाद दोबारा से वहां पर बर्बन डायनेस्टी को, वहां का राजपाट उसको दे दिया गया था, बर्बन डायनेस्टी को। यानी कि दोबारा से वहां पर मोनार्की को अप्लाई कर दिया गया था। और राजा किसको बनाया गया था, लुई 18 को। लुई 18 को राजा बनाया गया था नेपोलियन के हारने के बाद। ठीक है ना, फ्रांस के अंदर। उसके अलावा क्या था कि नेपोलियन जिन जिन एरिया को जीत लिया था, तो ट्रीटी ऑफ वियना के अंदर नेपोलियन के हारने के बाद क्या हुआ कि जो जो इलाके उसके अंडर में थे, वो सारे इलाके जीते हुए देशों ने आपस में बांट लिया। एग्जाम्पल के लिए क्या, जैसे कि ऑस्ट्रिया है ना, ऑस्ट्रिया को नॉर्दर्न इटली का पार्ट दे दिया गया था। वहीं अगर देखें पोलैंड को रूस को दे दिया गया था। ये पोलैंड हो गया, इटली हो गया, ये सारे इलाके, सारे एरिया वो हैं जो पहले नेपोलियन के हुआ करते थे। लेकिन ट्रीटी ऑफ वियना के बाद क्या हुआ, इन सारे इलाकों को उन देशों ने आपस में डिवाइड कर लिया, आपस में बांट लिया। और तो और पता क्या हुआ, और तो और ये हुआ, जो फ्रांस था ना, फ्रांस के, सपोज करो ये फ्रांस है, तो फ्रांस के चारों तरफ अलग अलग देश बना दिए गए। क्यों, ताकि फ्रांस अपना एक्सटेंड ना कर सके, अपना विस्तार ना कर सके इन फ्यूचर कभी, है ना। इसकी वजह से भी यूरोप के अलग अलग देशों में नेशनलिज्म आता है। क्यों आता है भाई, आप देखो ना, ये पोलैंड ये यूरोप का पार्ट है, इटली यूरोप का पार्ट है। तो वहां के देशों के लोगों को ये सिस्टम समझ में नहीं आया था। ठीक है, आगे इसके अलावा क्या था कि जो जीते हुए देश थे ना, उन्होंने ट्रीटी ऑफ वियना के अंदर ये भी किया कि उन्होंने मीडिया के ऊपर, अखबारों के ऊपर उन्होंने क्या लगा दिया, सेंसरशिप लगा दिया, यानी कि प्रतिबंध लगा दिया, पाबंदी लगा दी।
यहाँ पर ये एक पिक्चर लगाई हुई है जिसके अंदर ट्रीटी ऑफ वियना हो रही है। और एक बात और थी, इस ट्रीटी ऑफ वियना को एक पर्सन तो उनका नाम था ड्यूक मेटरनिक। ड्यूक मेटरनिक नाम के पर्सन ने इसको लीड किया था, इस वाली मीटिंग को लीड किया था, जो कि ऑस्ट्रिया के चांसलर थे। ठीक है ना, चलते आगे की तरफ। इसके अलावा देखो, अगर आगे बात की जाए, अगर अगले कोर्स की बात की जाए, अगले कारण की बात की जाए, तो अगला कारण हमारा क्या है? लिबरल नेशनलिस्ट, यानी कि उदारवादी राष्ट्रवादी। ये उदारवादी राष्ट्रवादी वो लोग होते हैं जो अपनी बात को बिना वॉर के, बिना रेवोल्यूशन के, बिना क्रांति के, बिना लड़ाई झगड़े किए अपनी बात को प्यार से सरकार के सामने रखते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? लिबरल बोलते हैं। तो इन लिबरल लोगों की दो डिमांड थी। इनकी पहली डिमांड क्या थी? पॉलिटिकल डिमांड। और इनकी दूसरी डिमांड क्या थी? इकोनॉमिक डिमांड। अगर मैं इनके लिबरल डिमांड, इनकी अगर पॉलिटिकल डिमांड की बात करूं, तो इनकी पॉलिटिकल डिमांड क्या थी? इनकी डिमांड ये थी कि पूरे के पूरे यूरोप के अंदर इलेक्टेड गवर्नमेंट होनी चाहिए, चुनी हुई सरकार होनी चाहिए। ये इनकी पहली डिमांड थी लिबरल लोगों की। वहीं अगर देखा जाए, इनकी दूसरी डिमांड ये थी कि जो यूरोप के अंदर जो प्रॉपर्टी होती है ना, उस प्रॉपर्टी पर सभी लोगों का इंडिविजुअल राइट होना चाहिए, यानी कि सभी लोगों के पास में अपनी अपनी निजी संपत्ति होनी चाहिए, और उस निजी संपत्ति पर, उस प्राइवेट प्रॉपर्टी पर सभी लोगों का इंडिविजुअल अधिकार होना चाहिए। और पूरे के पूरे यूरोप, मतलब यूरोप के अलग अलग देशों के लिए क्या होना चाहिए? हर देश का अपना अपना एक संविधान, अपना अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। ये इनकी डिमांड थी। अगर आगे देखें, इनकी डिमांड, इनकी पॉलिटिकल डिमांड ये भी थी कि पूरे के पूरे हर यूरोप के देश के अंदर क्या हो कि उनके अपने अपने एक एक पार्लियामेंट, एक एक संसद होनी चाहिए। और इनकी एक डिमांड ये भी थी कि जो एलिट क्लास के जो लोग हैं ना, उनके प्रिविलेजेस को खत्म कर दिया जाए। ये भी इनकी पॉलिटिकल डिमांड थी। किनकी? ये थी लिबरल लोगों की डिमांड थी। इसके अलावा अगर इनकी इकोनॉमिक डिमांड के बारे में देखें, इनकी अगर आर्थिक मांग के बारे में देखें, तो उदारवादी लोगों की, लिबरल लोगों की इनकी इकोनॉमिक डिमांड ये थी कि ये लोग फ्री मार्केट चाहते थे। ये लोग भी फ्री मार्केट चाहते थे, मिडिल क्लास के लोगों की तरह। इसके अलावा क्या था कि इनका मानना यह था कि किसी भी स्टेट के अंदर, मतलब किसी भी व्यापार के अंदर क्या हो, किसी भी व्यापार के अंदर स्टेट का कंट्रोल ना, स्टेट का कंट्रोल कम होना चाहिए, इंटरफेयर कम होना चाहिए। ये इनकी डिमांड थी। इसके अलावा क्या था कि इनकी डिमांड देखो ये थी कि पूरे के पूरे यूरोप के अंदर क्या हो, पूरे के पूरे यूरोप के अंदर एक जैसा मेजरमेंट सिस्टम लागू किया जाना चाहिए। पहले अलग अलग था हर इलाके के अंदर, कहीं पर 1 किलो का मतलब कुछ है, कहीं पर 1 किलो का मतलब कुछ है, कहीं पर 1 सेंटीमीटर का मतलब कुछ है, कहीं पर कुछ है। तो बाद में इन लोगों ने क्या करा कि इन लोगों ने ये बोला कि पूरे के पूरे फ्रांस के अंदर भी, और हर देश के अंदर क्या हो कि हर देश के अंदर हमें एक जैसा मेजरमेंट सिस्टम देखने को मिलना चाहिए। ये इनकी डिमांड थी। आगे ये लोग, इनकी एक डिमांड ये भी थी कि इंटरनल टैक्स खत्म हो जाए। आंतरिक टैक्स, जो एक देश के अंदर जो टैक्स लगता है ना, फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारा देश इंडिया है, अब हम लोग इंडिया से एक एरिया से दूसरे एरिया में जा रहे हैं, अगर टैक्स लगेगा, जाहिर सी बात है वो हमें भारी पड़ेगा ना, है ना। तो वही चीज़ इनका था कि इनका ये था कि जो भी हर देश के अंदर जो इंटरनल टैक्स जो होते हैं ना, आंतरिक कर जो होते हैं, उन आंतरिक कर को खत्म कर दिया जाए। ये भी इनकी डिमांड थी। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा इनकी इकोनॉमिक डिमांड से पहले, पूरे के पूरे यूरोप में सिस्टम कैसा था, तो इस चीज को बताने के लिए आपको यहां पर इस वाले पॉइंट के अंदर आपको जर्मनी का एक एग्जांपल दिया हुआ है। जर्मनी में 2 जगहें हैं, 2 एरियाज है। एक का नाम क्या है? हेम्सबर्ग, और दूसरे का नाम क्या है? न्यूरेमबर्ग। ये दोनों जगहें कहां पर है? जर्मनी के अंदर में है। तो अगर किसी भी इंसान को अगर हेम्सबर्ग से न्यूरेमबर्ग तक जाना होता था, ये दोनों हैं एक ही कंट्री के अंदर, तो अगर इनको यहां से यहां तक जाना होता था, तो इनको कम से कम 11 जगह पर इनको टैक्स पे करने पड़ते थे। और हर एरिया के अंदर इनको कम से कम 5% का टैक्स पे करना होता था। तो जाहिर सी बात है, अगर कोई इंसान 5 रुपए का सामान यहां से खरीद रहा है, तो यहां जाते जाते वो सामान काफी महंगा हो जाता था। अब कोई क्यों खरीदेगा, है ना। और इसके अलावा अगर आप देखोगे ना, इसके अलावा यहां पर एक चीज हमें और भी देखने को मिलती है। जर्मनी के अंदर ही, एक देश के अंदर ही 30 करेंसी थी। कितनी करेंसी थी वहां पर? 30 करेंसी थी। 30 करेंसी थी। अब जाहिर सी बात है, एक देश के अंदर अगर 30 करेंसी होंगी, तो वहां के लोगों को दिक्कत तो पड़ेगी, ट्रेड करने में या कोई भी सामान खरीदने में दिक्कत तो पड़ेगी। तो बाद में इनकी देखो डिमांड ये थी कि इस
करेंसी को 30 करेंसी को घटाकर 2 कर दिया जाए, तो बाद में ऐसा हो भी गया था, है ना। इस करेंसी को 30 से घटाकर 2 करने के लिए इन लोगों ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था, एक संघ बनाया था, कब? 1834 के अंदर। उसका नाम क्या था? जोल्वेराइन। क्या नाम था? जोल्वेराइन। जोल्वेराइन एक इस प्रकार का संगठन था, इस प्रकार का संस्था था, जिसने वहाँ पर वहाँ के इकोनॉमी में काफ़ी कुछ सुधार किया था इसने, जर्मनी की, उसके अंदर, ठीक है। इसके अलावा क्या था कि देखो इनका ये था कि जो लिबरल लोग थे ना, लिबरल लोगों की एक डिमांड ये भी थी, इनकी डिमांड भी थी, और इन लोगों ने बाद में ऐसा किया भी। क्या किया इन लोगों ने? देखो इन लोगों ने ये करा कि पूरे के पूरे यूरोप के अंदर रेलवे लाइनों को बिछा दिया। रेलवे लाइनों को बिछाने से फायदा ये हुआ कि अब हर इलाका, सपोज करो एक एरिया ये रहा, एक एरिया ये रहा, और एक एरिया ये रहा, ये सभी एरिया रेलवे लाइन के जरिए जुड़ गए आपस में। अब इससे क्या हुआ? इससे ये सभी देश आपस में ट्रेड करने लगे, और सिर्फ ट्रेड ही नहीं कर रहे थे, जाहिर सी बात, अगर यहां का इंसान यहां पर आएगा तो अकेला तो आएगा नहीं, अपने साथ में अपना कल्चर, अपने थॉट भी तो लेकर आएगा, है ना। या फिर यहाँ का इंसान यहाँ पर आएगा तो वो अपने साथ में अपने थॉट, अपने आइडियाज, अपने कल्चर को भी साथ में लेकर आएगा। तो इससे ये हुआ, देखो इससे फायदा ये हुआ, रेलवे लाइन बिछाने से फायदा ये हुआ कि वहां पर अब आर्थिक राष्ट्रवाद को भी बढ़ावा मिलने लगा था, यानी कि वहां पर अब इकोनॉमिक नेशनलिज्म को बढ़ावा मिलने लगा था, ठीक है। हाँ, इतनी बात हो गई थी। अब देखो यहां पर यह था कि यूरोप के अंदर क्या होता है कि यूरोप के अंदर जब इससे पहले हमने एक पॉइंट पढ़ा था, हमने कौन सा वाला? ट्रीटी ऑफ वियना वाला। ट्रीटी ऑफ वियना में जो जो हुआ था उससे अलग अलग देशों के लोग, इन कंजर्वेटिव, ब्रिटेन, फ्रांस, पर्सिया, है ना, इन अलग अलग देशों के कंजर्वेटिव लोगों से नाखुश हो गए थे, अनहैप्पी हो गए थे। तो ऐसे में क्या होता है कि यूरोप के अलग अलग देशों के अंदर अलग अलग क्रांतिकारी लोगों का जन्म होता है, अलग अलग रेवोल्यूशनरीज लोग उभर कर आते हैं, जो कि अपने अपने देशों के अंदर क्या करते हैं, वो लोग मोनार्की को खत्म करने के लिए क्रांति करना शुरू कर देते हैं। इन्हीं क्रांतिकारियों में हमें एक नाम देखने को मिलता है जिसका नाम क्या है? ज्यूसेपी मेज़िनी, है ना। और ये क्रांतिकारी लोग चाहते थे कि पूरे के पूरे यूरोप के अंदर क्या हो कि राष्ट्रवाद का विचार फैले, नेशनलिज्म का आइडिया पूरे के पूरे यूरोप के अंदर फैले, ये इनकी डिमांड थी। और इसके अलावा क्या था कि ये लोग चाहते थे कि पूरे के पूरे यूरोप के अंदर से राजशाहियों को, मोनार्की को खत्म करके वहां पर डेमोक्रेसी को, लोकतंत्र को स्थापित किया जाए। ये क्रांतिकारी लोगों की, ये रेवोल्यूशनरीज लोगों की क्या थी? डिमांड थी। और इसके अलावा क्या था कि इनकी डिमांड एक ये भी थी कि यूरोप के अंदर, यूरोप के सभी देश क्या बन जाए? नेशन स्टेट बन जाए, राष्ट्र राज्य बन जाए। ये इन लोगों की डिमांड थी, क्रांतिकारी लोगों की डिमांड थी। और ये क्रांतिकारी लोग कहां से उभरे थे? ये 1850 में जो वो ट्रीटी ऑफ वियना हुई थी ना, उस ट्रीटी ऑफ वियना के बाद ही ये लोग उभर कर आ रहे थे। इन्हीं में से एक फेमस नाम किसका देखने को मिलता है? मेज़िनी का, ज्यूसेपी मेज़िनी। ज्यूसेपी मेज़िनी ये था कौन? ज्यूसेपी मेज़िनी ये इटली का एक क्रांतिकारी पर्सन था, इटली का एक रेवोल्यूशनरी था। और इसने इटली में रहते हुए वहां की सरकार के खिलाफ, वहां के राजा के खिलाफ इसने एक बार मूवमेंट भी चलाना चाहा था, क्रांति भी करनी चाहिए थी। और जिस समय ये इटली में था, तो उस समय जब इसने क्रांति करनी चाहिए थी ना, तो उस समय ये एक सीक्रेट सोसाइटी का मेंबर हुआ करता, उसका नाम था कार्बोनारी। कार्बोनारी नाम का एक सीक्रेट सोसाइटी थी जिसका ये मेंबर हुआ करता था जब ये इटली के अंदर था। और इसका मेंबर होते हुए उसने इटली के अंदर अपने राजा के खिलाफ उसने रिवोल्ट भी एक बार करना चाहा था, हालांकि अनसक्सेसफुल हो गया था। बाद में उसके राजा ने उसको देश से बाहर निकाल दिया था। और देश से बाहर जाने के बाद भी वो चुपचाप नहीं बैठा, बल्कि उसने अलग अलग सीक्रेट सोसाइटी बनाई उसने। फॉर एग्जाम्पल, उसने देखो क्या करा कि उसने फ्रांस के अंदर, फ्रांस में एक जगह पड़ती है मार्सिले नाम की, तो फ्रांस के मार्सिले नाम की जगह के अंदर उसने यंग इटली नाम का उसने क्या बनाया? एक सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी उसने। इसके अलावा अगर बात करें आगे, तो स्विट्जरलैंड की कैपिटल कौन सी? बर्न। तो स्विट्जरलैंड की कैपिटल बर्न के अंदर उसने यंग यूरोप नाम का उसने क्या बनाया था? उसने एक सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी उसने। किसने? ज्यूसेपी मेज़िनी ने बनाई थी, ठीक है। अब देखो ज्यूसेपी मेज़िनी को, जो वो था ना ऑस्ट्रिया का चांसलर, जिसका नाम क्या था? ड्यूक मेटरनिक ने ज्यूसेपी मेज़िनी को अपने सोशल ऑर्डर के लिए उसको क्या बताया था? उसने थ्रेट्स बताया था, यानी खतरा बताया था।
उसने क्या बताया था? अपने सोशल ऑर्डर के लिए, यानी कि समाज में जो भी वो आदेश लागू करता है ना, उस आदेश के खिलाफ खतरा बताया था। किसको? ज्यूसेपी मेज़िनी को। किसने बताया था? ये बताया था ड्यूक मेटरनिक ने बताया था। ठीक है। इसके अलावा देखो, ये अगला कारण है, अगला कॉज है यूरोप में नेशनलिज्म आने का। इस वाले कारण का नाम क्या है? इसको बोलते हैं रोमांटिसिज्म, रोमानी विचारधारा। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? रोमानी विचारधारा। रोमानी विचार। अब देखो, रोमानी विचार का मतलब यानी कि रोमांटिसिज्म का मतलब क्या होता है? रोमांटिसिज्म का मतलब होता है कि अपने देश के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग को फैलाने के लिए, बढ़ाने के लिए, बिना वॉर किए, बिना रिवोल्ट किए अपने कल्चर को प्रमोट कर दो। यानी कि अपने अपने सॉन्ग्स को, अपने डांस फॉर्म को, अपने खाने पीने को, अपने पहनावे को प्रमोट कर दो। उससे भी लोगों के अंदर एक यूनिटी आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर आप अमेरिका के अंदर है सपोज करें, और अमेरिका के अंदर अगर आपको वहां पर कोई हिंदी भाषा बोलने वाले मिल जाता है ना, भले आप उसको जानते हो ना जानते हो, लेकिन वहां पर क्या होगा कि वहां पर आप दोनों एक हो जाओगे आप। क्यों? आपको वहां पर जोड़ा किसने? भाषा ने आपको वहां पर जोड़ दिया है। ठीक है ना? तो वही क्या है कि देखो क्या होता है कि रोमांटिसिज्म का मतलब होता है कि बिना लड़ाई किए, बिना लड़ाई किए, बिना रिवोल्ट किए अपने कल्चर को फैला देना, प्रमोट कर देना, बढ़ा देना। यानी कि अपने सॉन्ग्स को, अपनी भाषा को, अपनी संस्कृति को, अपने डांस को, नृत्य को, ठीक है ना, इन सबको प्रमोट कर देना, फैला देना ही क्या कहलाता है? रोमांटिसिज्म कहलाता है। ठीक है। अब देखो इससे होता क्या है? इस वाले विचार की वजह से ये होता है कि लोगों के अंदर एक राष्ट्र निर्माण की, यानी कि लोगों के अंदर क्या होता है कि एक नेशन बिल्डिंग बनाने की लोगों के अंदर भावना, फीलिंग बढ़ती है इससे। ठीक है, ये वाली बात हो गई। आगे देखो, अब देखो एक स्कॉलर है जिसका नाम क्या है? योहान गॉटफ्रीड हर्डर। क्या नाम है? योहान गॉटफ्रीड हर्डर। इसने कल्चर के बारे में, इसने रोमांटिसिज्म के बारे में अपने एक विचार, अपना थॉट दिया था। इसने क्या बोला था? इसने कहा था कि किसी भी देश का निर्माण, किसी भी देश का जो फॉर्मेशन जो होता है ना, वो उस देश के लोगों से, वहां के कल्चर से होता है। इसीलिए इसने बोला था कि अगर हमें किसी भी देश को बनाना है ना, किसी भी देश को बनाने के लिए हमें वॉर वगैरह करने की नीड नहीं है, बल्कि किसी भी देश को बनाने के लिए क्या करना चाहिए? उसके भाषा, कल्चर, डांस, इन सबको क्या कहते हैं, इन सबको प्रमोट कर देना चाहिए। ये विचार किसका था? ये विचार था किसका? जोहान गॉटफ्रीड हर्डर का विचार था। ठीक है ना? तो इसकी, इस वाली विचारधारा की वजह से भी कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो यूरोप के अंदर क्या आता है? नेशनलिज्म भी आता है। ठीक है। इसके अलावा यहां देखो क्या है? ये आपको अगला वाला कारण बताया हुआ है। यहां पर आपको बताया किस प्रकार से लैंग्वेज ने, भाषा ने यूरोप के अलग अलग देशों में वहां के लोगों के बीच में राष्ट्रवाद की भावना, नेशनलिज्म की फीलिंग जगाई, और वहां के देश के लोग एक हो गए। इस भाषा वाले एग्जाम्पल को बताने के लिए आपकी बुक के अंदर पोलैंड का एग्जाम्पल दिया हुआ है। देखो, आपको मैंने पीछे बताया था ना, ट्रीटी ऑफ वियना जो हुई थी, ट्रीटी ऑफ वियना में पोलैंड वाला जो एरिया था वो रसिया को दे दिया गया था। और रसिया की लैंग्वेज कौन सी है? रशियन लैंग्वेज है वहां की, रूसी भाषा है वहां की। जबकि पोलैंड की लैंग्वेज कौन सी है? पोलिश। पोलिश वहां की भाषा है। तो अब होता क्या है कि जब पोलैंड वाला एरिया रसिया को दे दिया जाता है, तो रसिया के जो ऑफिसर्स जो है ना, रसिया के ऑफिसर्स फोर्सफुली उनके ऊपर दबाव बना रहे थे पोलैंड वालों के ऊपर कि तुम अपनी भाषा को छोड़ो, तुम अपनी भाषा मत बोलो। लेकिन फिर भी उनके दबाव में रहते हुए भी पोलैंड के लोगों ने अपनी भाषा को, अपने कल्चर को नहीं छोड़ा। भले ही रूस कितना बड़ा हो, भले ही पोलैंड कितना छोटा हो, उसके विरोध करने के बावजूद भी, रसिया के एक्सप्लॉइट करने के बावजूद भी पोलैंड के लोगों ने अपनी भाषा को कंटिन्यू बोलना शुरू रखा। स्कूलों के अंदर, चर्च के अंदर, सभी जगह पर उन्होंने अपनी भाषा को बोला। ठीक है। ये आपको मैंने बता दिया वाला पॉइंट मैंने। अच्छा, यहां पर आपको बताया क्या कि रसिया ने जो पोलैंड के ऊपर तो कब्जा किया था, जो जबरदस्ती जो अपनी भाषा उसके ऊपर थोप रहा था ना, और फिर भी वो लोग अपनी भाषा को बोल रहे थे। तो ये चीज हमें दिखाता है क्या? ये चीज हमें दिखाता है कि भाषा के द्वारा भी, लैंग्वेज के थ्रू भी लोग यूनाइट हो सकते हैं, है ना?
तो इस भाषा की वजह से भी कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो पोलैंड जो देश है ये भी यूरोप का देश है, यहाँ के देश के अंदर क्या आता है कि नेशनलिज्म की फीलिंग आती है। ठीक है, तो भाषा का भी बहुत बड़ा क्या है रोल रहा है। अच्छा, आपके पेपर के अंदर कभी कभी भाषा को लेकर भी क्वेश्चन आ जाता है कि किस तरीके से जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज का कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है यूरोप के अंदर नेशनलिज्म लाने के लिए। ठीक है इसके अलावा ये लास्ट कारण है किसका, ये आखिरी कारण है यूरोप में नेशनलिज्म आने का। इस वाले कारण का नाम क्या है, हंगर, हार्डशिप एंड रिवोल्ट, है ना। ये कंडीशन कब बनती है, ये कंडीशन बनती है आपकी 1830 के अंदर, 1830 के अंदर। 1830 ये वो टाइम था पूरे यूरोप के लिए जिसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। सबसे पहली चीज क्या होती है यहाँ पर कि पूरे के पूरे यूरोप की पॉपुलेशन बढ़ जाती है। चलो भाई पॉपुलेशन बढ़ गई कोई बात नहीं, लेकिन पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ में लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोजगार लोगों का कम हो जाता है। पॉपुलेशन तो बढ़ गई लेकिन रोजगार कम हो गया, तो कंडीशन बुरी होगी नहीं होगी, कंडीशन बिल्कुल बुरी होगी। इसके अलावा और क्या हुआ कि लोग विलेज को छोड़ छोड़कर, गांव को छोड़ छोड़कर लोग शहरों की तरफ आने लगे थे, माइग्रेट करने लगे थे। तो गांव से शहर की तरफ आने की वजह से क्या हुआ, अर्बन एरिया के अंदर, शहरी एरिया के अंदर गंदी बस्तियों का विकास होने लगा, डेवलपमेंट होने लगा। भाई जाहिर सी बात है, जब कोई इंसान गांव से शहर की तरफ बड़ी संख्या में आ रहा है, कमाने के लिए आ रहा है, जब उसके पास पैसा नहीं होता तो वो लोग गंदी बस्तियों में रहने के लिए, बिना अनप्लेन्ड बस्तियों में रहने के लिए वो लोग मजबूर हो जाते थे। तो माइग्रेशन की वजह से वहां पर क्या होता है कि वहां पर गंदी बस्तियां बनती हैं पूरे के पूरे यूरोप के अंदर। ये किसी एक देश की बात नहीं है, ये पूरे के पूरे यूरोप की बात हो रही है। इसके अलावा अगर आप देखोगे इस टाइम पीरियड में 1830 में यहां पर इस टाइम पे ये भी हो रहा था कि जो खाने पीने की जो चीजें थी ना, जितना भी फूड ग्रेन था, उनके प्राइस हाई हो गए थे। आप देख रहे हैं किस प्रकार से पॉपुलेशन बढ़ रही है, रोजगार बिल्कुल भी नहीं है, और जो खाने पीने की जो चीजें हैं उनके वो महंगी हो गई हैं, उनके प्राइस हाई हो गए। तो गरीब इंसान कहां से खरीदेगा, भुखमरी होगी। और इसके अलावा क्या हुआ कि इस टाइम पर इंडस्ट्रियलाइजेशन आया था, औद्योगिकरण हुआ था, यानी कि अब सारी चीजें मशीनों से बनने लगी थी। अब जो इंसान पहले हाथों से काम कर रहा था, हाथों से काम करके अपनी रोजी रोटी कमा रहा था, जब मशीनें आई तो उन लोगों का हैंडीक्राफ्ट वर्क यानी कि जो हाथ से जो काम किया जाने वाला काम था वो क्या हो गया, खत्म हो गया। तो ये कंडीशन थी कब, 1830 में पूरे के पूरे यूरोप की। मैं फ्रांस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पोलैंड की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरे के पूरे यूरोप की बात कर रहा हूं। तो ये कंडीशन थी। तो ये कंडीशन भी क्या एक कारण मानी जाती है किसके लिए, यूरोप में नेशनलिज्म आने के लिए। तो यहां पर आपको मैंने कुछ 8-9 कारण बताए हैं मैंने अलग अलग स्लाइड के अंदर, ठीक है ना। ये सारे के सारे कौन से कारण है, यूरोप में नेशनलिज्म आने के कारण है। अब देखो इनकी वजह से पूरे के पूरे यूरोप में क्या आ गया, नेशनलिज्म आ गया। अब क्या होगा वहां पर, अब वहां के लोग क्या करेंगे, अपने अपने राजा के खिलाफ, अपनी अपनी मोनार्की के खिलाफ क्या करेंगे, वो लोग रिवोल्ट करेंगे। अब कौन कौन से रिवोल्ट हुए, पहला रिवोल्ट कहां हुआ, फिर कहां हुआ, वो इसके बाद हम एक एक करके उनके बारे में जानेंगे। सबसे पहली बात देखो 1830 में सबसे पहले जो रिवोल्ट होता है वो रिवोल्ट कहां पर होता है, फ्रांस के अंदर। कहां होता है, फ्रांस के अंदर। अच्छा यहां पर 1830 में होता है, लेकिन क्लास 9 में तो आपने क्या पढ़ा था, क्लास 9 में आपने पढ़ा था ना कि 1789 के अंदर वहां पर रेवोल्यूशन हुआ था। आपने तो ये पढ़ा क्लास 9 में हुआ था, लेकिन मेरी बात सुनना, फ्रांस के अंदर कोई एक बार रेवोल्यूशन नहीं हुआ है, बल्कि फ्रांस में 3 बार रेवोल्यूशन हुए हैं। सबसे पहली बात कब हुआ था, 1789 में हुआ था। उसके बाद 1830 में हुआ था वहां पर रिवोल्ट, है ना, 1830 में वहां पर रिवोल्ट हुआ था। और उसके बाद आप आगे पढ़ोगे इसके अंदर ही 1848 के अंदर, 1848 के अंदर भी फ्रांस में रेवोल्यूशन हुआ था। ठीक है, अब देखो यहां पर होता है क्या है, आपको आपने पीछे पढ़ा ना क्यों आपकी कंडीशन कैसी थी पूरे के पूरे यूरोप की। तो वहां पर रेवोल्यूशन हुआ और जिसको ट्रीटी ऑफ वियना के बाद जिसको राजा बनाया गया था, लुई 18 को जो राजा बनाया गया था, वो अपनी गद्दी छोड़कर चला गया और उसकी जगह पर फ्रांस के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आई, यानी कि एक संवैधानिक राजतंत्र आया। यानी कि ऐसा राजा आया जिसको अब संविधान के द्वारा कंट्रोल किया जाना था। और उस राजा का नाम क्या था, उसका नाम था लुई फिलिप। क्या नाम था, लुई फिलिप। लुई फिलिप नाम का राजा आता है जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल राजा था। ठीक है, सबसे पहले क्रांति कहां पर हुई, नहीं अभी कहां पर हुई है, फ्रांस के अंदर हुई है ना। अब फ्रांस के बाद धीरे धीरे यूरोप के अलग अलग देशों में होगी। तो फ्रांस में सबसे पहले क्रांति होने की वजह से ड्यूक मेटरनिक ने अपना एक स्टेटमेंट दिया था। उसका स्टेटमेंट क्या था
कि व्हेन फ्रांस स्नीज द होल ऑफ द यूरोप कैच कोल्ड, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जब भी फ्रांस छींकता है ना, जब भी फ्रांस छींकता है पूरे के पूरे यूरोप को ठंड लग जाती है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर सबसे पहले फ्रांस में अगर कुछ होगा ना तो उसका इंपैक्ट पूरे के पूरे यूरोप में पड़ना ही पड़ना है। इस लाइन का मतलब ये बताया जा रहा है। ये स्टेटमेंट किसका था? ड्यूक मेटरनिक का था। ठीक है, इसके अलावा देखो फ्रांस में हो गया रेवोल्यूशन, फ्रांस के बाद कहां पर होता है? बेल्जियम के अंदर होता है। बेल्जियम, इसके ऊपर पहले नीदरलैंड का कंट्रोल हुआ, नीदरलैंड का कंट्रोल था, यानी कि नीदरलैंड के मतलब नीदरलैंड का कंट्रोल इसके ऊपर था, बेल्जियम के ऊपर। लेकिन बेल्जियम के लोगों ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया, मूवमेंट वगैरह किया, रिवोल्ट वगैरह किया, और फाइनली क्या होता है कि ये लोग 25 अगस्त 1830 को ये लोग रिवोल्ट करते हैं और ये लोग नीदरलैंड से अलग हो जाते हैं। अब जाहिर सी बात है, आप देख रहे हो किस प्रकार से अगर ये लोग रिवोल्ट कर रहे हैं, कोई अकेला इंसान तो रिवोल्ट नहीं कर रहा होगा, सभी लोग मिलकर रिवोल्ट कर रहे होंगे। और लोग मिलेंगे कब? जब लोगों के मन में क्या होगी, कौन सी फीलिंग होगी? नेशनलिज्म की फीलिंग होगी। तो उस नेशनलिज्म की फीलिंग आने की वजह से ही क्या होता है? बेल्जियम में रिवोल्ट होता है, और उस नेशनलिज्म की वजह से ही फ्रांस में रिवोल्ट हुआ था। ये नेशनलिज्म आया कहां से? हमने सारे कारण पीछे पढ़े हैं ना, है ना, सारे कारण वो थे। इसके बाद देखो आगे आप, तीसरा रिवोल्ट कहां पर होता है? ग्रीस के अंदर। कहां पर होता है? ग्रीस होता है ना। अब देखो होता है क्या है कि 1821 तक क्या होता है कि 1821 तक जो ग्रीस था ना, ग्रीस ओटोमन एम्पायर के अंदर में आता था। ओटोमन एम्पायर एक इस्लामिक एम्पायर हुआ करता था, जबकि ग्रीस एक क्रिश्चियन कंट्री थी। तो यूरोप के बहुत सारे देश, उनको पसंद नहीं था कि भाई क्या कि जो ग्रीस है ये इसके अंडर में रहे, ओटोमन एम्पायर के अंडर में रहे। तो वहां पर 1821 से धीरे धीरे ओटोमन एम्पायर के अगेंस्ट में, उसके खिलाफ में, वहां पर धीरे धीरे लोग अपनी वॉइस को राइज करना शुरू कर देते हैं, अपनी आवाज़ें उठाना शुरू कर देते हैं। आवाज़ उठाते हैं, क्यों आवाज़ क्यों उठाते हैं? ताकि ग्रीस ओटोमन एम्पायर से अलग हो जाए। और फाइनली होता क्या है कि फाइनली देखो ये होता है कि 1832 में 1832 में क्या होता है? एक ट्रीटी होती है, उसको बोलते हैं क्या हम? कुस्तुनतुनियन की संधि। उसको बोलते हैं क्या? ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटाइन। कुस्तुनतुनिया की संधि। कुस्तुनतुनिया वहां पर एक शहर का नाम है जिसका अभी नाम है इस्तांबुल, है ना। अभी का जो इस्तांबुल है ना, इस्तांबुल का पुराना नाम क्या है? कुस्तुनतुनिया। तो वहां पर 1832 में क्या होती है कि एक ट्रीटी होती है, उस ट्रीटी के तहत क्या होता है? ग्रीस को ओटोमन एम्पायर से अलग कर दिया जाता है। वहां के लोगों ने आवाज़ उठाई, ग्रीस के लोगों ने आवाज़ उठाई, तुर्की से अलग होने के लिए, ओटोमन एम्पायर से अलग होने के लिए आवाज़ उठाई थी ना। अब वहां के जो लोग हैं, कोई एक इंसान तो होगा नहीं, पूरी बहुत सारे लोग होंगे इसके अंदर। ये फीलिंग भी नेशनलिज्म की वजह से आई थी, तभी यहाँ पर रिवोल्ट हुआ है। ठीक है, तो इस पिक्चर में दिखा हुआ है क्या कि ट्रीटी ऑफ ये कॉन्स्टेंटाइन हो रहा है, यहाँ पर टाइन हो रहा है इसके अंदर। ठीक है, अगला देखो, अगला रिवोल्ट कहाँ का है? सिलेसिया का। सिलेसिया एक एरिया है जो कि कहां पर है? पोलैंड के अंदर। पोलैंड के अंदर एक एरिया पड़ता सिलेसिया नाम का। यहां पर जो वो होता है ना, वीवर्स, जो बुनकर जो लोग होते थे, उन बुनकर लोगों ने वहां पर जितने भी कॉन्ट्रैक्टर जो थे, जितने भी ठेकेदार जो थे, उन ठेकेदारों के खिलाफ, उन जमींदारों के खिलाफ इन लोगों ने क्या करा था? वहां पर रिवोल्ट किया था। रिवोल्ट किया क्यों था इन लोगों ने? इन लोगों ने रिवोल्ट इसलिए किया था कि जो जितने भी जो ठेकेदार जो होते थे ना, ये लोग इनसे कपड़े वगैरह बनवाते थे, कपड़े की वीविंग करवाते थे ये लोग। तो कपड़ा बुनने के लिए, कपड़ा बुनने से पहले ये लोग उन बुनकरों को ये लोग रॉ मटेरियल कच्चा माल देते थे। कच्चा माल दे दिया, थोड़ा पैसा एडवांस में दे दिया, और जब इनका माल बन जाता था, माल बन जाने के बाद ये लोग पूरा पैसा उनको नहीं देते थे, बुनकरों को नहीं देते थे। और बुनकरों से कई कई घंटे काम भी करवाते थे ये लोग। तो बुनकरों की हालत बहुत ज़्यादा बेकार थी। कहाँ पर? सिलेसिया के अंदर। सिलेसिया के अंदर। तो वहाँ के जो बुनकर्स हैं, वहाँ के बुनकर्स क्या करते हैं? वहाँ के बुनकर्स 4 जून के टाइम क्या करते हैं? 4 जून 1830 के दौरान क्या करते हैं? वहाँ के 1845 के दौरान, 4 जून 1845 के दौरान वहाँ के बुनकर्स क्या करते हैं? वहाँ के बुनकर्स ठेकेदारों के घरों में, वहाँ के कॉन्ट्रैक्टर्स के घर में घुस जाते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, आग जलाते हैं। बहुत सारे ठेकेदार भागकर कहाँ चले जाते हैं? पड़ोस वाले गाँव में चले जाते हैं। वहाँ जाते हैं, वहाँ से अपने साथ में आर्मी लेकर आते हैं, और आर्मी लेकर वापस अपने गाँव में आते हैं। और फिर उनके बीच में झड़प होती है ना, गोलीबारी होती है, जिसमें 11 किसान, जिसमें 11 बुनकर्स, 11 वीवर्स मारे गए थे इसके अंदर। अब देखो, इन बुनकरों ने मिलकर एक यूनाइट होकर ठेकेदारों के खिलाफ इन लोगों ने रिवोल्ट किया था ना। भले ही अनसक्सेसफुल हो गए, लेकिन यूनाइट तो हुए ना। इनका यूनाइट होना ही हमें क्या बता रहा है कि इन लोगों में फीलिंग है। कौन सी फीलिंग है? नेशनलिज्म की फीलिंग इन लोगों के अंदर,
है ना। तो ये वाला हो गया। आगे देखो, ये आपका चौथा रिवोल्ट है। अब देखो दोबारा से रिवोल्ट कहाँ का रिवोल्ट आ गया? फ्रांस का। आपको मैंने बताया था ना कि फ्रांस में 3 बार रिवोल्ट हुए हैं। पहला 1789 में, दूसरा 1830 में, और तीसरा क्या है? 1848 में। देखो 1848 ये एक ऐसा टाइम था फ्रांस के लिए कि फ्रांस में ठंड ज़्यादा पड़ रही थी, वहाँ की क्रॉप फेल हो गई थी, यानी कि वहाँ की फसल बर्बाद हो गई थी, लोग बेरोजगार थे, लोगों के पास पैसा नहीं था, खाने पीने की जो चीज़ें वो धीरे धीरे उनके रेट हाई हो रहे थे। तो ऐसे में होता है कि देखो, ऐसे में ही होता है कि जो फ्रांस की जो जनता थी ना, फ्रांस की जनता, फ्रांस के जो लोग थे, वो इस समस्या से परेशान होकर वो लोग पेरिस की सड़कों पर उतर आए। क्या करने के लिए? राजा के खिलाफ में, अपने राजा के खिलाफ में रिवोल्ट करने के लिए। और जो वो राजा था ना, लुई 18, जिसको 1830 में जो रिवोल्ट हुआ था, जुलाई, जो हमने पीछे पढ़ा भी है ना, लुई फिलिप को जो बनाया, जो संवैधानिक जो राजा बनाया गया था, तो लुई फिलिप अपनी गद्दी छोड़कर भाग जाता है। ठीक है। इसके अलावा क्या होता है कि पूरे के पूरे फ्रांस की जो पावर होती है, जब वो गद्दी छोड़कर भागता है लुई फिलिप, तो पूरे के पूरे फ्रांस की जो पावर होती है वो नेशनल असेंबली के हाथ में आ जाती है। और नेशनल असेंबली फ्रांस को गणतंत्र यानी कि रिपब्लिक डिक्लेयर कर देता है कि फ्रांस आज से क्या हो गया? अब आज़ाद हो गया, रिपब्लिक हो गया। अब यहाँ पर कोई राजा वगैरह कोई कुछ नहीं होगा लुई फिलिप के भागने के बाद। उसके बाद क्या हुआ कि देखो, इन लोगों ने क्या करा कि इन लोगों ने अब वहाँ पर इलेक्शन करवाए। वहाँ की जो ये थी ना नेशनल असेंबली, वहाँ की नेशनल असेंबली ने फ्रांस के अंदर वहाँ पर कोई वहाँ का मंत्री वगैरह, प्रेसिडेंट चुनने के लिए वहाँ पर इलेक्शन वगैरह होते हैं वहाँ पर। और इस इलेक्शन के अंदर क्या होता है कि इस इलेक्शन के अंदर फीमेल को छोड़कर सभी लोगों को वोट डालने का अधिकार दे दिया गया। ठीक है ना, इतनी बात हुई थी। अच्छा, फीमेल को पता वोट डालने का अधिकार कब मिला था फ्रांस के अंदर? फीमेल को वोट डालने का अधिकार 1946 में जाकर मिला था फ्रांस के अंदर। फीमेल को वोट डालने का अधिकार उससे पहले नहीं था, है ना। अब देखो, फ्रांस के बारे में पूरा हो गया हमारा, है ना। अब यहां पर कुछ हमें बड़े बड़े रिवोल्ट बताए गए हैं जिनसे आपके बोर्ड के पेपर के अंदर पक्का पक्का एक क्वेश्चन आना ही होता है। सबसे पहली बात किसकी है? यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, यानी कि जर्मनी का एकीकरण। जर्मनी, अगर आप जर्मनी को आज देखोगे ना, आज आपको जर्मनी एक देश नजर आता है, लेकिन अब से पहले अगर आप देखोगे, जर्मनी एक देश नहीं था, बल्कि जर्मनी 39 पार्ट्स में बटा हुआ था। जर्मनी के हर एरिया पे अलग अलग जो लोग थे वो रूल कर रहे थे। सबकी लैंग्वेज, भाषा, झंडे सब अलग अलग थे अब से पहले। तो देखो होता क्या कि जर्मनी को यूनाइट करने के लिए, एक करने के लिए वहां के लोगों ने रिवोल्ट किया। अब जाहिर सी बात है, जर्मनी को वो लोग यूनाइट कर रहे हैं, एक कर रहे हैं, तो उनके मन में नेशनलिज्म की फीलिंग होगी, तभी तो एक कर रहे हैं वो लोग। तो जर्मनी को एक करने के लिए वहां पर किन लोगों ने क्या क्या किया, किन का ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है, वो आपको यहाँ पर बताया जा रहा है। सबसे पहली बात, अगर जर्मनी में देखें, देखो जर्मनी में जो वहां के जो वो थे मिडिल क्लास जो लोग थे, मध्यम वर्ग के जो लोग थे, तो मध्यम वर्ग के लोगों ने ही सबसे पहले जर्मनी के अंदर क्या करा, जर्मनी को एक करने के लिए उन लोगों ने एफर्ट लगाए, प्रयास किया उन लोगों ने। और जर्मनी को एक करने के लिए उन लोगों ने 1831 लोगों को चुनकर एक असेंबली बनाई। 831 लोगों को चुनकर, 831 लोगों को चुनकर उन लोगों ने एक असेंबली बनाई जर्मनी के अंदर। उसका नाम क्या था? ऑल जर्मन नेशनल असेंबली। ऑल जर्मन नेशनल असेंबली, ये इस असेंबली का नाम था। इस असेंबली में 831 लोगों को चुना गया था। और ये 831 लोग क्या करते हैं? ये 831 लोग, जर्मनी में एक चर्च था, उसका नाम था सेंट पॉल चर्च। सेंट पॉल चर्च नाम का एक चर्च था जर्मनी के अंदर, जो कि आज भी है। तो वहां पर ये 831 लोग गैदर होते हैं, इकट्ठा होते हैं। और इकट्ठा होने के बाद ये लोग क्या करते हैं? ये लोग एक ड्राफ्ट तैयार करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का ये लोग प्रारूप तैयार करते हैं, मसौदा तैयार करते हैं इस वाली चर्च के अंदर। और मसौदा तैयार करने के बाद ये लोग कहाँ जाते हैं? ये लोग संविधान का ड्राफ्ट तैयार करने के बाद ये लोग पर्सिया के राजा, उस समय पर्सिया भी जर्मनी का ही पार्ट था उस समय पर, है ना। तो ये लोग पर्सिया के राजा फ्रेडरिक विलियम फोर्थ के पास में जाते हैं। क्या करने के लिए? कि राजा साहब लो, ये हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है ऐसे ऐसे, आप इसके ऊपर साइन वगैरह कर दो, और आज से आपका रूल क्या हो जाएगा? संवैधानिक बन जाएगा। अब जाहिर सी बात है, कोई भी राजा ऐसा चाहेगा कि उसकी पावर को कोई कंट्रोल करे? कोई राजा नहीं चाहेगा।
तो ऐसे में देखो होता क्या है, ऐसे में ये होता है कि जो ये था ना फेडरिक विलियम फोर्ड जो था, फेडरिक विलियम फोर्ड उस भीड़ को भगा देता है वहां से, और उन लोगों ने जो ड्राफ्ट जो बनाया था ना उसको भी वो डिसॉल्व कर देता है, खत्म कर देता है। उसके बाद जो वो मिडिल क्लास के जो लोग थे ना, 831 जो लोग थे, वो 831 लोग कहाँ जाते हैं, वो लोग जाते हैं पर्सिया में जमींदार लोगों के पास में, जिनको हम बोल रहे हैं जंकर्स। तो वो लोग मदद मांगने के लिए जाते हैं किसके पास में, जंकर्स के पास में, जमींदार लोगों के पास में, कि भैया देखो हमने ऐसे ऐसे जर्मनी को हम लोग एक करना चाहते हैं, आप हमारी मदद कर दो। तो वहाँ के जंकर्स उनको बिलीव दिलवाते हैं, उनको आश्वासन देते हैं कि हाँ भाई जर्मनी को एक करने में हम आपका साथ देंगे। उसके बाद क्या होता है कि पर्सिया का ही एक प्रधानमंत्री था, उसका नाम था बिस्मार्क। ये आपने नाम सुना होगा, ओटोमन बिस्मार्क, है ना। तो ये पर्सिया का प्रधानमंत्री था, प्राइम मिनिस्टर था। तो ये ओटोमन बिस्मार्क क्या करता है, ये ओटोमन बिस्मार्क जर्मनी को एक करने के लिए वॉर करता है, 7 साल तक लड़ाई करता है। किन देशों से लड़ाई करता है, ये करता है ऑस्ट्रिया से, डेनमार्क से, फ्रांस से, इन सभी देशों से लड़ाई करता है। लड़ाई क्यों करता है भाई, इन सभी देशों ने कहीं ना कहीं जर्मनी के थोड़े थोड़े हिस्सों पर इन लोगों ने कब्जा किया हुआ था, ऑक्युपाई किया हुआ था इन देशों ने। तो इनसे कम से कम 7 सालों तक इनसे लड़ाई करता है ओटोमन बिस्मार्क, और फाइनली क्या होता है कि फाइनली ये लोग जीत जाते हैं। और उसके बाद 18 जनवरी 1871 में जर्मनी का यूनिफिकेशन पूरी तरीके से हो जाता है। और जर्मनी का यूनिफिकेशन होने के बाद वहाँ का जो पहला किंग बनता है, उसका नाम क्या था, उसका नाम था काइजर विलियम फर्स्ट। क्या नाम था, काइजर विलियम फर्स्ट। तो इस तरीके से जर्मनी का यूनिफिकेशन यहाँ पर हो जाता है। ये भी किसकी वजह से पॉसिबल हुआ था, नेशनलिज्म आने की वजह से ही पॉसिबल हो पाया था। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात यहाँ पर किसकी है, यूनिफिकेशन ऑफ इटली। अच्छा, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं यूनिफिकेशन ऑफ इटली की। अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो क्या इटली भी जर्मनी की तरह अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड था क्या, हाँ बिल्कुल था। जर्मनी 39 पार्ट्स में डिवाइड था, लेकिन अगर हम इटली की बात करें, इटली 7 पार्ट में डिवाइड था। इटली 7 पार्ट में डिवाइड था, और उन 7 पार्ट में अगर आप देखोगे तो इटली का जो ऊपर वाला जो पार्ट था ना, इटली का जो नदन पार्ट जो था, इटली के नदन पार्ट के अंदर ऊपरी हिस्से के अंदर वहां पर ऑस्ट्रिया की हैम्सबर्ग डायनेस्टी का रूल था। ऑस्ट्रिया देश का नाम है, और वहां पर एक डायनेस्टी रूल कर रही थी जिसका नाम क्या था, हैम्सबर्ग। तो ऑस्ट्रिया की हैम्सबर्ग डायनेस्टी का रूल कहां पर था, इटली के नदन पार्ट के अंदर। वहीं अगर हम देखें तो इटली के सदर्न पार्ट के अंदर, दक्षिणी हिस्से के अंदर, वहां पर स्पेन की बर्बन डायनेस्टी का रूल था। स्पेन में एक बर्बन नाम की डायनेस्टी थी, जैसे फ्रांस में बर्बन नाम की डायनेस्टी थी ना, वैसे ही स्पेन में एक बर्बन नाम की डायनेस्टी थी। उसका रूल कहां पर था, उसका रूल था कहां पर, साउथ इटली के अंदर। इसके अलावा इटली का जो बीच वाला पार्ट जो था, इटली के बीच वाले पार्ट के अंदर पोप कौन होते हैं, ये क्रिश्चियनिटी के अंदर सबसे बड़ा ओहदा होता है, सबसे बड़ी पोस्ट होती है पोप। तो उनका रोल, उन क्रिश्चियनिटी का, उन पोप का रूल कहां पर था, इटली के बीच वाले पार्ट के अंदर। इटली में देखो 7 हिस्से में बटा होता है, इटली में सिर्फ एक ही एरिया ऐसा था जहां पर सिर्फ इटली भाषा, इटालियन लैंग्वेज बोली जाती थी। उस वाले एरिया का नाम क्या था, उसका नाम था पिडमांट सार्डिनिया। क्या नाम था, पिडमांट सार्डिनिया। पिडमांट सार्डिनिया नाम का एक एरिया था इटली के अंदर, इन 7 हिस्सों के अंदर। सिर्फ यहां के लोग ही इटली को एक करना चाहते थे, और यहां के लोग ही सिर्फ इटली भाषा बोलते थे। अदरवाइज उन 7 में से किसी भी हिस्से में इटालियन लैंग्वेज नहीं बोली जाती थी, सिर्फ एक ही हिस्सा था जहां बोली जाती थी, और उस एरिया का नाम क्या था, पिडमांट सार्डिनिया। यही लोग चाहते थे कि इटली क्या हो, इटली एक हो जाए। तो इन लोगों ने क्या करा, इन लोगों ने देखो ये करा कि उस समय पिडमांट सार्डिनिया का एक राजा था। पिडमांट सार्डिनिया जो इलाका है ना, जो एरिया है, वहां का एक राजा था, उसका नाम क्या था, उसका नाम था विक्टर इमैनुअल सेकंड। विक्टर इमैनुअल सेकंड, ठीक है। तो ये विक्टर इमैनुअल सेकंड क्या करता है, ये विक्टर इमैनुअल सेकंड क्या करता है, इसका एक बहुत खास मिनिस्टर था, मंत्री था, जिसका नाम क्या था, कावूर। जिसका नाम क्या था, कावूर। तो ये कावूर को भेजता है कहां पर, ये कावूर को भेजता है ऊपर वाले पार्ट के अंदर, नॉर्दर्न इटली के अंदर भेजता है। कब, 1859 में। 1859 में ये कावूर को इटली के नॉर्दर्न हिस्से में भेजता है कि जाओ भाई उसको जीतो, वहां के राजाओं को हराओ और उसको इटली में मिला लो। तो ये जाता है, अपनी आर्मी लेके वहां जाता है, और वहां पर इसको साथ फ्रांस का भी साथ मिलता है। फ्रांस की आर्मी भी इस कावूर का साथ देती है। तो फ्रांस की आर्मी और कावूर की आर्मी मिलकर क्या करते हैं, ये लोग
ऑस्ट्रिया के हेम्सबर्ग डायनेस्टी को हरा देते हैं, डिफीट कर देते हैं, और 1859 में ऊपर वाला हिस्सा मिल गया। अब ऊपर वाले हिस्से को उसमें इटली में मिला लिया गया। पहली बात ये हुई। दूसरी बात अगर बात की जाए यहाँ पर इटली का जो सदर्न पार्ट जो था, आपको मैंने बताया था ना पीछे कि इटली के सदर्न पार्ट में स्पेन के बर्बन डायनेस्टी का रूल था। लेकिन बाद में क्या होता है कि जो वहां का एक जो राजा था ना, राजा का नाम क्या था, विक्टर इमैनुअल सेकंड। विक्टर इमैनुअल जो सेकंड जो था, तो विक्टर इमैनुअल सेकंड अपने एक ऑफिसर, अपने एक अधिकारी को, जिसका नाम क्या था, गेरीबाल्डी। क्या नाम था? गेरीबाल्डी। हालांकि बहुत बड़ा ऑफिसर था और ये किसानों का नेता भी था ये, और ये लोकल नेता भी था ये। तो गेरीबाल्डी अपनी आर्मी लेकर सदर्न पार्ट के अंदर जाता है। कब जाता है? 1860 में। तो अपनी आर्मी लेकर सदर्न पार्ट में जाता है। वहां पर क्या करता है, स्पेन के बर्बन डायनेस्टी को डिफीट कर देता है, हरा देता है। अब नीचे वाला हिस्सा भी क्या हो गया, इटली में मिला लिया गया। ठीक है। अब बारी किसकी आई? बारी आई लास्ट वाले बीच वाले एरिया की। बीच वाले एरिया की बारी आई। तो बीच वाले एरिया के अंदर ऐसा हुआ कि आपको मैंने बताया था पीछे कि बीच वाले एरिया के अंदर वहां पर पोप का रूल था। तो अब होता है क्या कि पोप लोगों ने लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं किया, उन्होंने पहले सरेंडर कर दिया, भैया हम हार मानते हैं, ये लो, हम साइन कर देते हैं, हम आत्मसमर्पण कर देते हैं। तो उन लोगों ने पहले ही बिना वॉर करे, बिना लड़ाई झगड़ा करे, उन लोगों ने पहले ही हाथ जोड़ के सरेंडर कर दिया। तो इस तरीके से 1860 में जाकर फाइनली क्या बन जाता है, इटली का यूनिफिकेशन हो जाता है। आप मुझे बताओ, अगर इन लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग नहीं होती, राष्ट्रवाद की भावना नहीं होती, तो क्या ये इटली को यूनाइट कर पाते? नहीं। ये पॉसिबल किसकी वजह से हुआ? नेशनलिज्म की वजह से पॉसिबल हुआ था। ठीक है, इतनी बात हो गई, आगे चलते हैं। अब देखो यहां पर एक केस दिया हुआ है, किसका? ब्रिटेन का केस दिया हुआ है। जो आज आप ब्रिटेन देखते हो ना, जो आज आप यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम जो आप देखते हो, 18 सेंचुरी तक यूके नाम की कोई जगह होती ही नहीं थी दुनिया के अंदर। यूके 4 देशों को मिलाकर बना है ना, आयरलैंड, वेल्स वगैरह, इनको मिलाकर बना है ना। तो 18 सेंचुरी तक यूके नाम की, यूनाइटेड किंगडम नाम की कोई जगह होती ही नहीं थी। वहां पर जिस जगह पर आज आज आप देखते हो ना, यूके जो देखते हो, जिस जगह पर आप देखते हो, उस जगह पर अलग अलग प्रकार की लैंग्वेज को बोला जाता था। एग्जाम्पल के लिए वहां पर वेल्स, वहां पर आयरिश, वहां पर स्कॉटलैंड, वहां पर अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश, ये अलग अलग प्रकार की, अलग अलग टाइप्स की वहां पर लैंग्वेज बोली जाती थी, जिस एरिया में आज यूके आप देखते हो। और इन सारी लैंग्वेज के अंदर सबसे ज्यादा जो डोमिनेंट जो लैंग्वेज थी ना, वो कौन सी थी? वो इंग्लिश थी। सबसे ज्यादा डोमिनेंट लैंग्वेज ये इंग्लिश थी वहां पर, उस वाले एरिया के अंदर। तो होता क्या है, तो कोई होता यह है कि इंग्लिश भाषा के लोगों ने, इंग्लिश भाषा बोलने वाले लोगों ने वहां के पार्लियामेंट के अंदर ये लोग क्या करते हैं, ऑक्युपाई कर लेते हैं, कब्जा कर लेते हैं ये लोग वहां के पार्लियामेंट के ऊपर। और ये लोग क्या करते हैं, ये लोग देखो, इसको वेल्स, आयरलैंड, स्कॉटलैंड, इनको मिलाने के लिए ये लोग अलग अलग तरीके अपनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए 1688 में ये लोग क्या करते हैं, ये लोग देखो स्कॉटलैंड को मिलाने के लिए ना, स्कॉटलैंड को मिलाने के लिए 1688 में ये लोग क्या करते हैं, ये लोग सबसे पहले राजा से पावर को छीन लेते हैं, वहां की पार्लियामेंट पे कब्जा कर लेते हैं। कौन लोग? इंग्लिश भाषा वाले लोग। उसके बाद अगर आप देखोगे आगे, तो 1707 में ये लोग स्कॉटलैंड को मिलाने के लिए, स्कॉटलैंड के साथ में इंग्लिश भाषा वाले लोगों ने उनके साथ में एक ट्रीटी करी। उस वाली ट्रीटी का नाम क्या था? एक्ट ऑफ यूनियन। क्या नाम था? इस एक्ट ऑफ यूनियन के तहत क्या हुआ, स्कॉटलैंड, ब्रिटेन, ये दोनों आपस में मिल गए, यूनाइट हो गए। उसके बाद क्या होता है देखो, 1801 में आयरलैंड को भी ये लोग अपने इंग्लिश भाषा वाले लोग अपने अंदर मिला लेते हैं। कैसे मिलाते हैं देखो, आयरलैंड के अंदर क्रिश्चियनिटी को फॉलो करने वाले, ईसाई धर्म को फॉलो करने वाले लोग ज्यादा रहते हैं। और ईसाई धर्म के अंदर भी 2 अलग अलग सेक्ट आपको देखने को मिलेंगे, संप्रदाय देखने को मिलेंगे, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। तो आयरलैंड के अंदर इन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट, इनके बीच में अक्सर वॉर होता रहता था, मारकाट, बहुत बुरी तरीके से मारकाट इनके बीच में होती रहती थी। तो इस बात का फायदा किसने उठाया? इस बात का फायदा उठाया किसने? इंग्लैंड वालों ने फायदा उठाया। इन्होंने प्रोटेस्टेंट का सपोर्ट किया, है ना। और क्या करा इन लोगों ने, साथ देने के बाद क्या करा, प्रोटेस्टेंट का साथ वगैरह दिया, और बाद में क्या करते हैं ये लोग, चालाकी से आयरलैंड को भी अपने अंदर मिला लेते हैं। तब जाकर क्या बनता है हमारा यूनाइटेड किंगडम। क्या बनता है? यूनाइटेड। ठीक है। तो अब मुझे बताओ,
ये जो यूके बना है, क्या ये बिना नेशनलिज्म की फीलिंग के बन सकता था? नहीं, पॉसिबल ही नहीं था। तो फीलिंग थी, राष्ट्रवाद की भावना थी इनके मन में, तभी तो ये बना था यूके। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब बस इस टॉपिक के लास्ट पे ही चलते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपको हेडिंग दी हुई क्या, विजुअलाइजिंग द नेशन, यानी कि अपने देश को विजुअलाइज करना, अपने देश की कल्पना करना। कैसे कल्पना करना? देखो क्या होता है कि 18वीं सेंचुरी के दौरान क्या होता है कि सभी देश, यूरोप के सभी देश अपने अपने देशों को एक इंसान का रूप देने लगे थे, ह्यूमन की फॉर्म देने लगे थे। जैसे कि हम बोलते हैं ना भारत माता, तो माता कौन होती है भाई? माता का मतलब तो ये ना कोई जिंदा पर्सन। तो क्या जो भारत की जो जमीन है, क्या वो जिंदा पर्सन है? नहीं है ना। तो ऐसे ही क्या है कि भाई 18वीं सेंचुरी में क्या होता है कि 18वीं सेंचुरी में यूरोप के अलग अलग कलाकार, अलग अलग वहाँ के जो होते ना स्कॉलर जो होते, वो लोग अपने अपने देशों को ह्यूमन का फॉर्म देने लगे थे। अब देखो, अपने देश को ह्यूमन का फॉर्म देना, अपने देश को किसी इंसान का फॉर्म देना, किसी महिला का फॉर्म देना, इंसान का फॉर्म देना, क्या कहलाता है? एलोगेरी। क्या कहलाता है? एलोगेरी कहलाता है। ये लिखा हुआ एलोगेरी। क्या लिखा हुआ है? उसी प्रकार का यूरोपीय कलाकारों ने भी अपने देश में को नारी आकृति, यानी कि फीमेल फीमेल फिगर देना शुरू कर दिया, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एलोगेरी। क्या बोलते हैं? एलोगेरी बोलते हैं। इसका एग्जांपल देखो आप। देखो फ्रांस के अंदर पूरे के पूरे फ्रांस को, हालांकि वहां की लैंड को लापेत्रे बोलते हैं, पिता की भूमि बोलते हैं, लेकिन पूरे के पूरे फ्रांस को अगर देखोगे ना, तो पूरे के पूरे फ्रांस को जो सिंबल जो है, वो सिंबल वहां पर एक फीमेल फिगर है, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं मेरियान। उसका नाम क्या है? मेरियान। मेरियान। ये जो मेरियान है ना, ये रही मेरियान, एक लेडी है। ये रियल की लेडी नहीं है, असलियत में कोई ऐसी लेडी नहीं है, बस इस लेडी के रूप में उन्होंने अपना देश फ्रांस को दिखाया हुआ है। ये जो मेरियान है ना, ये मेरियान सिंबल किस चीज का है? सिंबल ऑफ फ्रीडम, आजादी का सिंबल है, आजादी का प्रतीक है लेडी जो है। इसी तरीके से अगर आप देखोगे, जर्मनी जर्मनी ने भी अपनी जमीन को, उसने भी एक फीमेल फिगर दे दिया, एक महिला का रूप उसने दे दिया, जिसका नाम क्या है? जर्मेनिया। जिसका नाम क्या है? जर्मेनिया। जर्मेनिया, ये रही जर्मेनिया। ये किस चीज का सिंबल है? ये सिंबल ऑफ ब्रेवरी, बहादुरी का सिंबल है, बहादुरी का प्रतीक है। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि 18वीं सेंचुरी में यूरोप के अलग अलग देशों ने अपने देशों को ह्यूमन फिगर देना शुरू कर दिया था, ताकि लोग क्या हो? यूनाइट हो, एक हो। ठीक है। इसके अलावा आगे देखो। हाँ, ये लास्ट टॉपिक है। ठीक है। अब देखो, अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है? नेशनलिज्म के बारे में पढ़ा है। क्या होता है इसका मतलब, कैसे किस तरीके से यूरोप के देशों में नेशनलिज्म आई, हम सारा सब कुछ पढ़ चुके हैं। बाद में देखो क्या होता है कि ये जो फीलिंग थी ना, जो लोगों में जो नेशनलिज्म की जो फीलिंग थी, राष्ट्रवाद की जो भावना थी ना, ये नेशनलिज्म की फीलिंग बाद में जाकर लोगों, ये क्या बनने लगी थी? इंपीरियलिज्म बनने लगी थी। यानी कि इसका मतलब ये हुआ, अभी तक हम लोग जिस राष्ट्रवाद की, जिस नेशनलिज्म की बात कर रहे थे, बाद में यही राष्ट्रवाद धीरे धीरे किसका रूप ले लेता है? इंपीरियलिज्म का, जिसको बोलते हैं साम्राज्यवाद। इसका मतलब ये हुआ कि अब यूरोप के देश अपने अपने एरिया को बढ़ाने लगे। और कैसे बढ़ाने लगे भाई? वॉर करके बढ़ाने लगे। और इसी की वजह से क्या होता है? इसी की वजह से आगे जाकर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, वर्ल्ड वॉर सेकंड इसी की वजह से होता है। अब देखो होता क्या है, इस चीज को बताने के लिए कि किस तरीके से ये नेशनलिज्म ने किस तरीके से इंपीरियलिज्म का रूप ले लिया था, राष्ट्रवाद ने साम्राज्यवाद का रूप ले लिया था, इस चीज को बताने के लिए आपकी बुक में एक केस स्टडी दी हुई है। कहाँ की? बाल्कन एरिया की। कहाँ की केस स्टडी दी हुई है? बाल्कन एरिया की। ये बाल्कन एरिया यूरोप के अंदर ही पड़ता है। मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पर है। ये रहा। ये यूरोप का क्या है? यूरोप का मैप लगा हुआ है। इस पूरे एरिया को देखो, इस पूरे वाले एरिया को, इस पूरे एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं? बाल्कन रीजन। क्या बोलते हैं इसको हम? इस पूरे एरिया को हम बोलते हैं बाल्कन रीजन, बाल्कन एरिया। इस एरिया के अंदर 18-19 सेंचुरी के दौरान क्या था कि यहां पर ओटोमन एम्पायर का रूल था। ये यहाँ के मोस्टली जो एरियाज थे ना, ज्यादातर जो एरियाज थे वो ओटोमन एम्पायर के अंडर में आते थे। लेकिन क्या होता है कि देखो, ओटोमन एम्पायर बाद में कमजोर, बाद में जाकर ना वीक पड़ गया था। कब वीक पड़ गया था ये? ये 1920 सेंचुरी में जाकर क्या होता है, धीरे धीरे ओटोमन एम्पायर वीक पड़ जाता है। और जब ओटोमन एम्पायर जब वीक पड़ता है ना, तो ओटोमन एम्पायर के अंदर से अलग अलग देश अपने आप को आज़ाद करने लगे थे, फ्री करने लगे थे।
एग्जाम्पल के लिए जैसे कि क्या, रोमानिया देश का नाम है ये, बुल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीस, क्रोएशिया। ग्रीस के बारे में तो हमने पीछे पढ़ा था ना अभी, है ना। ये सभी ओटोमन एम्पायर का पार्ट थे पहले, और इन सभी एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, बाल्कन रीजन, बाल्कन एरिया बोलते हैं। लेकिन जब ओटोमन एम्पायर वीक पड़ा, कमजोर हुआ, तो इन सभी देशों ने अपने आप को आज़ाद करवाना शुरू कर दिया। देखो आज़ाद तो करवाते अच्छी बात है, लेकिन आज़ाद होने के साथ साथ में ये सभी देश एक दूसरे पर अटैक भी कर रहे थे। ये इस पर अटैक कर रहा है तो ये इस पर अटैक कर रहा है। क्यों भाई अटैक क्यों कर रहे हैं? अटैक ये लोग इसलिए कर रहे थे ताकि ये लोग अपने अपने एरिया को एक्सटेंड कर सकें, बढ़ा सकें। जब ये छोटे छोटे देश एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे थे, उस दौरान जब बड़े देशों ने इनको देखा ना, जैसे कि फ्रांस ने, ब्रिटेन ने, अमेरिका ने, जब इनको देखा ना कि ये छोटे छोटे देश एक दूसरे पर अटैक कर रहे हैं, अपने एरिया को बढ़ा रहे हैं, तो बड़े बड़े देशों ने भी इसके अंदर मतलब वो देश भी इसके अंदर, उन देशों ने भी इसके अंदर इंटरफेयर करना शुरू कर दिया। अब उन देशों ने क्या करा, उन बड़े बड़े देशों ने इनके ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। सपोज करो, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊं, सपोज करो अमेरिका ने इसके ऊपर अटैक कर दिया, ये इलाका जीत लिया। जर्मनी ने देखा भाई अमेरिका ने जीत लिया, अमेरिका ने अपना एरिया बढ़ा लिया, तो जर्मनी ने इसको कब्जा कर लिया। तो इस तरीके से बड़े बड़े देशों ने इनके ऊपर अटैक करके धीरे धीरे क्या करने लगे, वो लोग अपने एरिया को बढ़ाने लगे। और जब ये लोग अपने एरिया को बढ़ाने लगे, इसी की वजह से आगे जाकर क्या होता है, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। वो चीज़ आपको आगे बताई हुई है। क्या लिखा हुआ है, जैसे जैसे ओटोमन एम्पायर कमजोर हुआ, ये राज्य खुद को आज़ाद करने लगे थे, साथ ही अपने एरिया को एक्सटेंड करने लगे थे, है ना। और ये एक्सटेंड के कारण क्या होता है, एक्सटेंड के कारण ही क्या होता है, 1940 से लेकर 1980 तक इस दुनिया में क्या होता है, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। क्या होता है, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। ये वर्ल्ड वॉर फर्स्ट किसकी वजह से हुआ था, ये राष्ट्रवाद की वजह से ही हुआ था। क्योंकि राष्ट्रवाद ने धीरे धीरे किसका रूप ले लिया था, इंपीरियलिज्म का, साम्राज्यवाद का रूप ले लिया था। हालांकि बाद में लोगों ने इस राष्ट्र मतलब इस चीज का विरोध भी किया, लोगों ने इसको अपोज भी किया था। क्या लिखा हुआ, बाद में कई स्थानों पर इस इंपीरियलिज्म के खिलाफ में क्या होता है, लोग प्रोटेस्ट करना शुरू कर, जैसे कि हमारे देश में नहीं हुआ था क्या, इस इंपीरियलिज्म की वजह से अंग्रेजों ने, ब्रिटिशर्स ने जो हमें तो गुलाम बनाया था, इंडिया को भी तो गुलाम बनाया था ना, तो क्या हमने उनको स्वागत किया था क्या, नहीं, हमने उनको विरोध किया था ना। तो बाद में जाकर क्या होता है, बाद में क्या होता है कि बाद में इस साम्राज्यवाद का, इस इंपीरियलिज्म का सभी देश अपने अपने देशों में क्या करते हैं, इसका अपोज करते हैं, इसका विरोध करते हैं। और विरोध भी क्यों करते हैं, क्योंकि उनके अंदर कौन सी फीलिंग थी, हमारे अंदर कौन सी फीलिंग थी, हमारे अंदर राष्ट्रवाद की फीलिंग थी, नेशनलिज्म की फीलिंग थी, तभी तो हमने इसका विरोध किया था। ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने क्या देखते हैं कि इस तरीके से तो चैप्टर हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अगर आपको चैप्टर अगर अच्छे से समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद।